हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 का पूरा ओवरव्यू लेंगे। इसमें आप पेपर 1 को पूरी तरह पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे आपको बहुत से फायदे होंगे, जैसे कि आपको ये मदद करेगा सब्जेक्ट समझने में कि एंथ्रोपोलॉजी आखिर क्या सब्जेक्ट है, क्या इन सब में होते हैं। दूसरी बात, आपको ये मदद करेगा आपको ये ऑप्शनल यूपीएससी में चूज करना है या नहीं करना। तीसरी बात, आपको ये क्विक रिवीजन करने में हेल्प करेगा एग्जाम से ठीक पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सिलेबस से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। मतलब एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, क्या स्कोप है, कौन कौन सी ब्रांचेस से डील करता है, उसके अलावा कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। मतलब अलग अलग साइंस, सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट में और एंथ्रोपोलॉजी में क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देयर स्कोप एंड रिलेवेंस। इसकी कौन कौन सी मेन ब्रांचेज हैं, जैसे कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रो, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रो, लिंग्विस्टिक एंथ्रो। मतलब इन सब में एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है, किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी इन सभी टॉपिक से डील करती है। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन। मतलब वो कौन से फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल चाहे कल्चरल, जिससे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, या फिर आज के फॉर्म में जो ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए। इनकी अलग अलग थ्योरीज हम पढ़ेंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक थ्योरी। इनमें कुछ थ्योरी है जो चार्ल्स डार्विन के पहले से आई है और कुछ डार्विन ने बताई, उसके बाद कुछ डार्विन के बाद आई। इसके अलावा हम सिंथेटिक थ्योरीज भी पढ़ेंगे, ये सभी ह्यूमन इवोल्यूशन को समझाती है। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मैमल का एक ऑर्डर है, इनके हम पढ़ेंगे फीचर्स क्या होते हैं, किस तरह से इनके एडेप्शन काम करते हैं, क्या कंपैरेटिव एनाटॉमी है मैन और एप्स की। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो अलग अलग प्राइमेट्स है, अलग अलग स्पीशीज हैं, उनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या है, मतलब इवोल्यूशन के टाइम वो कब कब आए, कहाँ कहाँ आए और उनके क्या फीचर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, सेल, डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, ये सब इवोल्यूशन में किस तरह हेल्प करते हैं, क्या इनके स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेटिंग, कल्चरल इवोल्यूशन। ये सब मेथड हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन की क्या डेट थी, कब वो सामने आए, कब वो बने, कब वो काम में लिए जाते थे। अलग 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 कल्चर के हिसाब से हम इन्हें पढ़ेंगे, जैसे कि पेलियोलिथिक कल्चर में इनका क्या रोल था, मेसोलिथिक में क्या था, नियोलिथिक में क्या था, चाल्कोलिथिक और आयरन एज में इन सब में क्या था। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कल्चर। मतलब कल्चर सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, इथनोसेंट्रिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी और कल्चर किस तरह से डिफर करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब सोसाइटी में जो डिवीजन किस तरह काम करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैरिज, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या लॉज हैं, किस टाइप की मैरिज है, क्या फंक्शन होते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मैरिज। फिर हम देखेंगे फैमिली, क्या डेफिनेशन होती है, क्या होते हैं हाउस होल्ड और डोमेस्टिक ग्रुप, किस तरह की फैमिलीज होती हैं, क्या इम्पैक्ट आया अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। फिर हम देखेंगे किनशिप, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड, मतलब कॉन्सेंग्यूटी, एफिनिटी, सब क्या होते हैं, डिसेंट के क्या टाइप होते हैं, फॉर्म ऑफ डिसेंट और इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है, क्या स्कोप है, एंथ्रोपोलॉजी में इकोनॉमिक्स क्या रोल प्ले करती है, क्या प्रिंसिपल है गवर्निंग के और कुछ इनसे रिलेटेड टर्म्स। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। मतलब क्या होते हैं बैंड, क्या होती है ट्राइब, चिफडम क्या होते हैं, किंगडम क्या होते हैं, स्टेट क्या होता है, पावर क्या होती है, लॉ एंड जस्टिस क्या होता है। उसके बाद हम नजर डालेंगे रिलीजन पे। एंथ्रोपोलॉजी में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस तरह इसने ह्यूमन एवोल्यूशन में हेल्प किया। मोनोथिज्म क्या होता है, पॉलीथिज्म क्या होता है, रिलीजन, मैजिक, साइंस, इन सब में क्या डिफरेंस है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। ये सभी थ्योरीज ह्यूमन इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। हालांकि इन सभी का कोई साइंटिफिकली प्रूवन बेस नहीं है, लेकिन हाँ अपने अपने थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, जैसे कि क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, नियो इवोल्यूशनिज्म एक्सेट्रा। उसके बाद हम देखेंगे कल्चरल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। क्या होता है कल्चर, क्या लैंग्वेज होती है और क्या कम्युनिकेशन होते हैं, ये किस तरह से धीरे धीरे इवॉल्व है वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म में, और इनका क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट है।
फिर हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में कुछ रिसर्च मेथड हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को आसान बनाया है लोगों को समझने और आगे इसमें काम करने के लिए। इसमें आएंगे जैसे फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी, किस तरह फील्ड में जाकर आप काम कर सकते हैं या उसे समझ सकते हैं, किस तरह के टूल और डाटा कलेक्शन यूज किए जाते हैं, कैसे उनका एनालिसिस किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स, जो अनुवांशिकता है, किस मेथड से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, क्या होती है डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या होती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सभी हम देखेंगे। फिर जेनेटिक्स से रिलेटेड और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, मेंडलिज्म, पॉपुलेशन, हार्डी-वेनबर्ग लॉ। ये सारे चीजें आपको बताई कि जेनेटिक्स किस तरह रोल प्ले करती है इवोल्यूशन में। आगे चलकर हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से रिलेटेड एनोमलीज, किस तरह से ये एनोमलीज रोल प्ले करती है किसी डिफॉर्मिटी को क्रिएट करने में। फिर हम देखेंगे रेस क्या होती है, रेसिज्म क्या होता है, क्या इनका बायोलॉजिकल बेसिस है और इनका मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे एज, सेक्स और पॉपुलेशन, ये सब किस तरह जेनेटिक एंड मार्कर को डिसाइड करते हैं, क्या होती है ब्लड ग्रुपिंग्स, किस तरह ये ह्यूमंस में काम करती हैं, क्या है सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स। आगे चल के हम पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मतलब किस तरह इकोलॉजी, नेचर और ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं, कौन से वो फैक्टर हैं जो काम करते हैं, एल्टीट्यूड है, डेजर्ट है, अलग अलग इन्वायरमेंट में हम इनको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मतलब रिलेटेड टू डिजीजेस, कौन से डिजीजेस हैं जो अफेक्ट करती है ह्यूमन इवोल्यूशन में, कौन सी डिजीजेस जो अफेक्ट करती है ह्यूमंस को। फिर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, एज क्या होती है, सेंसेस क्या होता है, बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल लॉन्गेटिविटी क्या होती है। आगे चल के हम देखेंगे रिलेवेंस ऑफ मेनार्की, मेनोपॉज, क्या फीचर हैं जो ह्यूमन में एग्जिस्ट करते हैं। फिर कुछ थ्योरीज देखेंगे बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल की। फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं फर्टिलिटी, नेटेलिटी और मोर्टेलिटी को। आगे चलकर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स में किस तरह ये अप्लाई होती है, न्यूट्रिशन में कैसे होती है, डिजाइनिंग, डिफेंस में, और ये सब हम अपने सिलेबस में थोरोली कवर करेंगे। तो बनिए रहे हमारे साथ और इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप एंथ्रो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएं और ये डिसीजन ले पाएं कि आपको इसे एज अ ऑप्शनल चूज करना भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रो। तो इसमें सबसे पहले है मीनिंग। एंथ्रो एक ग्रीक वर्ड है, एंथ्रोपोस प्लस लोगोस, मतलब एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जब हम ह्यूमंस की एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उस पूरी ब्रांच ऑफ साइंस को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसमें हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, उनके एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर कौन थे, किस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ और आज के प्रेजेंट फॉर्म में आए, और अलग अलग कल्चर अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, मतलब अलग अलग समय में कल्चरल इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ। दूसरा हम पढ़ेंगे स्कोप। स्कोप का मतलब है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, मतलब एंथ्रोपोलॉजी किन किन ब्रांचेस से डील करती है और किस तरह एक होलिस्टिक साइंस बनती है। पहला फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वो है जो फिजिकल चेंजेस स्टडी करती है ह्यूमंस में, ह्यूमन की बायोलॉजी में जो इवोल्यूशन के दौरान हुए। दूसरा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल मतलब कि जब मटेरियल रिमेन्स, जब कोई खुदाई होती है, कुछ मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, उनके आधार पर पढ़ा जाता है एंशिएंट सिविलाइजेशन को, उसको आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तीसरा है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अलग अलग समय में कल्चर में अलग अलग चेंजेस आए और वो कैसे हेल्प करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में और उन्होंने कैसे कुछ फैक्टर्स ऐड किए, उसे बोलते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। चौथी है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, मतलब लैंग्वेज ने किस तरह से रोल प्ले किया कल्चरल इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन में। आगे हम देखेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ये बताती है कि किस तरह आज की फॉर्म में जो एंथ्रोपोलॉजी है, जिसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाता है, ये कैसे इस स्टेज पे आई। इसकी शुरुआत हुई कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिश टाइम हुआ करता था। तब अलग अलग स्कॉलर ने क्या करा कि डाइवर्स सोसाइटी को स्टडी करना शुरू किया और उसी के साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसे और ज़्यादा तवज्जो मिलने लगी और आखिरकार आज हम एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, मतलब एंथ्रोपोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, लाइफ साइंस, ह्यूमैनिटीज, इन सब में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। एंथ्रोपोलॉजी कोई एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये सभी फील्ड की स्टडीज को लेके चलता है ताकि ह्यूमंस को हम होलिस्टिकली समझ पाएं, उनका होलिस्टिकल डेवलपमेंट समझ पाए। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल साइंस और एंथ्रो में क्या सिमिलरिटी है। तो सोशल साइंस में जिस तरह सोसाइटी को पढ़ा जाता है, उसी तरह एंथ्रो भी सोसाइटी का डिटेल एनालिसिस करती है ताकि वो इस बात को समझ पाए कि किस तरह सोसाइटी से सोसाइटी डेवलपमेंट वेरी करता है। और
अगला देखते हैं हम पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रो में क्या सिमिलरिटी है। तो पॉलिटिकल साइंस में जिस तरह पावर और किनशिप को स्टडी किया जाता है, एंथ्रो भी उन्हीं डाटा को यूज करती है ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छे से समझ पाए। इकोनॉमिक्स में जिस तरह रिसोर्सेज का हम यूज समझते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज किस तरह रिसोर्सेज को यूज करती थी या कोई और कम्युनिटी, उसी तरह एंथ्रो भी इकोनॉमिक्स की तरह रिसोर्सेज के यूज के बारे में समझाती है हमें। बिहेवियरल साइंस और एंथ्रो में सिमिलरिटी अगर हम समझें तो बिहेवियरल साइंस और साइकोलॉजी, खासकर साइकोलॉजी सब्जेक्ट फोकस करता है साइकोलॉजी किस तरह रोल प्ले करती है ह्यूमन डेवलपमेंट और इवोल्यूशन में। उसी तरह एंथ्रो भी इन डाटा को यूज करते हुए हमें ये बात समझाती है। लाइफ साइंस में जिस तरह हम बायोलॉजी और जेनेटिक्स पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी उसी तरह जेनेटिक्स और बायोलॉजी पे फोकस करती है और उनके डाटा यूज करती है ह्यूमन के चेंजेस को समझने में, ह्यूमन एडेप्टेशन समझने में, कि अगर एप्स जो पहले ग्रास्प नहीं करते थे और आज के एडवांस ह्यूमन कुछ चीजों को पकड़ते हैं अच्छे से, वो किन बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण ऐसा कर पाते हैं, तो ये एंथ्रोपोलॉजी डिटेल में समझाती है। उसके अलावा ह्यूमैनिटीज जैसे कि हिस्ट्री, फिलोसफी, लिटरेचर, ये सब्जेक्ट्स और इन चीजों के डिटेल डाटा एंथ्रोपोलॉजी में यूज होते हैं ताकि वो और अच्छे से ह्यूमन इवोल्यूशन और डेवलपमेंट को समझा पाए। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा एंथ्रो सब्जेक्ट पढ़ते हुए ह्यूमन इवोल्यूशन को आप अपने बैकग्राउंड में चलते रखिएगा ताकि आपको सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी और दूसरा आपका फ्लो नहीं टूटेगा और आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा। उसके अलावा अर्थ साइंस और एंथ्रो में क्या सिमिलरिटी है, जैसे अर्थ साइंस क्लाइमेट, सॉइल, वाटर इन सब की स्टडी करती है, उसी तरह एंथ्रो भी ये बात समझती है कि किस तरह अलग अलग क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में और उनका क्या इम्पैक्ट आता है इवोल्यूशन में। अब हम देखते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देयर स्कोप एंड रिलेवेंस। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये हमें हेल्प करती है समझने में कि किस तरह से अलग अलग कल्चर में अलग अलग लोग रहते हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं, क्या उनके ट्रेडिशन है, किस तरह का उनका सोशल स्ट्रक्चर है। ये फोकस करती है मेनली किनशिप पे, रिलीजन में उनकी पॉलिटिक्स किस तरह काम करती है, किस तरह वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं और एवरीडे लाइफ किस तरह जीते हैं। साथ ही साथ इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आज के टाइम में ये हमें अलग अलग कल्चर को अच्छे से समझने में हेल्प करती है, पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है इस तरह से ताकि हम उनके कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। साथ ही साथ कुछ इश्यूज पे फोकस करने में हेल्प करती है जैसे कि इनइक्वालिटी, जेंडर रोल्स, ह्यूमन राइट, इनको समझने में सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हमें बहुत मदद करती है। दूसरी ब्रांच है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये समझाती है कि ह्यूमन बीइंग की बायोलॉजी किस तरह हेल्प करती है इवोल्यूशन में, जेनेटिक्स में, एडेप्टेशन में, क्या वो चेंजेस आए बॉडी में जिससे एडेप्टेशन आसान हो पाया। ये मेनली फोकस करती है ह्यूमंस के ओरिजिन पे, क्या फॉसिल रिकॉर्ड्स थे, क्या प्राइमेटोलॉजी थी, क्या फॉरेंसिक साइंस कहती है उनके बारे में, और किस तरह हमने अलग अलग इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन किए। फॉर एग्जाम्पल जब ठंड के जगह होती है वहाँ किस तरह लोग सर्वाइव करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। ये मेनली इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें हेल्प करती है अलग अलग हेल्थ इश्यूज समझने में, अलग अलग डिजीजेस समझने में, उसके साथ साथ कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में अच्छे से काम कर सकती है और हमारी एंसेस्ट्री ट्रेस करने में, मतलब हमारी आनुवंशिकता। तीसरी ब्रांच है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये हमें समझाती है पास्ट ह्यूमन लाइफ किस तरह से रही मटेरियल रिमेन्स के आधार पर, मतलब कुछ चीजें जो खुदाई के समय आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है। ये मेनली फोकस करती है एक्सकेवेशन, मतलब खुदाई जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, और एनालिसिस करती है टूल्स का जो हमें उन खुदाई में मिले हैं, आर्ट का, स्ट्रक्चर का, और अलग अलग सिविलाइजेशन को समझने में हेल्प करती है। इसकी मेन इंपॉर्टेंस इसलिए है ये हमें उन कल्चर के बारे में बताती है जो लॉस्ट हो चुके हैं, ये हमें टीच करती है ह्यूमन इनोवेशन के बारे में, ये हमें समझाती है कि कैसे हम हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं मॉडर्न डेवलपमेंट के बीच में। चौथी ब्रांच है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये हमें समझाती है कैसे लैंग्वेज और ह्यूमन एक्सपीरियंस शेप करते हैं सोसाइटी को, किस तरह लैंग्वेज रोल प्ले करती है ह्यूमन एवोल्यूशन और डेवलपमेंट में। ये मेनली फोकस करती है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पे, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या चेंजेस आए समय के साथ उसमें, किस तरह कम्युनिकेशन काम करते हैं और किस तरह ये सोशल आइडेंटिटी को बनाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एंडेंजर्ड लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में हमारी मदद करती है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में संस्कृत एक एंडेंजर्ड स्पीशीज होती जा रही है। इसी तरह सपोर्ट करती है एजुकेशन को, इम्प्रूव करती है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, जो अलग अलग जगह के कल्चर जो अलग अलग मिलते हैं और किस तरह उनमें कम्युनिकेशन होता है। और ये वाइटल है, बहुत जरूरी है
वर्ल्ड में कल्चरल कनेक्शन के लिए, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ पाए, एक दूसरे को समझ पाए। अब हम देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन। वो कौन कौन से फैक्टर थे जिनसे ह्यूमन इवोल्यूशन आसान हो पाया, बायोलॉजिकल और कल्चरल। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें है नेचुरल सिलेक्शन शेप बाय अर्ली ह्यूमंस। मतलब कुछ ऐसे ह्यूमंस थे जिनके ट्रेड बहुत एडवांस थे, बहुत अच्छे थे, तो वो लोग सर्वाइव कर गए और बाकी लोग नहीं कर पाए। उसके अलावा ब्रेन की साइज बढ़ी, कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ी। बाइपेडलिज्म मतलब पहले एप्स 4 पैर, दोनों हाथ और दोनों पैरों पे चला करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों हाथ फ्री हो गए और सिर्फ 2 पैरों पे चलना उन्होंने शुरू करा। इससे हाथ का काम और बढ़ गया। अपोजेबल थंब मतलब एडेप्शन इस तरह से हुआ, बॉडी में चेंज इस तरह से हुआ कि अंगूठे से आप किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल चेंजेस आए जिन्होंने एडेप्टेशन और सर्वाइवल बढ़ाया। फिर है कल्चरल फैक्टर, जैसे कि फायर का यूज हो गया जिससे न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन दोनों बढ़े। लैंग्वेज डेवलप हुई जिससे कम्युनिकेशन और इम्प्रूव हुआ। टूल मेकिंग और एडवांस हो गई जिससे हंटिंग और डेली लाइफ और आसान हो गई। आर्ट, रिचुअल और सोशल नॉर्म अब सिंबॉलिक थिंकिंग के साथ चलने लगे। मतलब इनके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज हुआ करता था। नॉलेज अब शुरू हो गई लर्निंग के थ्रू पास होना। पहले ये सिर्फ जीन के थ्रू पास हुआ करती थी, अब सिर्फ सिखाने भी लग गए एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को। उसी के साथ कल्चरल और बायोलॉजिकल फैक्टर दोनों मिलके भी काम करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन को आसान बनाने में। जैसे कि कल्चर इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकल सर्वाइवल। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो कुक्ड फूड हेल्प ब्रेन ग्रोथ। मतलब जब खाना अच्छे से पका हुआ होने लगा और लोग उसे कंज्यूम करने लगे तो ब्रेन ग्रोथ और अच्छी हुई। फूड अच्छे से कुक करना एक कल्चरल फैक्टर था और ब्रेन ग्रोथ एक बायोलॉजिकल फैक्टर। कोऑपरेशन, इनोवेशन, ग्रुप लिविंग, इन सब ने इवोल्यूशन को बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ाया। इवोल्यूशन एक कोऑपरेशन और इवोल्यूशन एक जीन और कल्चर के आधार पर आगे बढ़ने लगा। ह्यूमन इवोल्यूशन इज नॉट प्योरली बायोलॉजिकल। ये एक प्योरली बायोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं था। कल्चर ने इसकी बहुत हेल्प करी और एक परफेक्ट बैलेंस बनाया नेचर और नर्चर में। तो चलिए अब पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके 3 फेजेस हैं, प्री डार्विनिज्म, डार्विनिज्म और पोस्ट डार्विनिज्म, जो चार्ल्स डार्विन के पहले आई और कुछ उनके बाद आई। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है किस तरह सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाइफ की इवॉल्व हुई टाइम के साथ। हम इसे 3 मेजर फेज में समझेंगे। सबसे पहला है प्री डार्विन थ्योरी। इसमें सबसे पहला आता है लेमार्किज्म। ये थ्योरी दी जीन बैप्टिस्टे लेमार्क ने। इसमें इन्होंने बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब जो ऑर्गन सबसे ज्यादा यूज होता है उसका एलोंगेशन हो जाता है, अच्छे से डेवलप हो जाता है, और जो कम यूज होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होके एक्सटिंक्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है जिराफ्स लॉन्ग नेक। जिराफ ने जब अपनी नेक का इस्तेमाल ऊंचे ऊंचे जगहों पे लगे हुए फल को खाने के लिए किया तो उनकी नेक एलोंगेट हो गई, उतनी लंबी हो गई। दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड। मतलब कुछ ट्रेड जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। उसके अलावा है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। मतलब अर्थ शेप बाय सडन डिजास्टर नॉट ग्रेजुअल चेंज। हमारे अर्थ में जो इवोल्यूशन आए या इवोल्यूशनरी चेंजेस आए वो एक सडन आए, वो धीरे धीरे नहीं हुए। ये कहना है इस थ्योरी का, जो एक कुवियर ने दी थी। उसके बाद थ्योरी आई डार्विनिज्म थ्योरी, जो प्रपोज की थी चार्ल्स डार्विन ने 1859 में। इनका कहना था नेचुरल सिलेक्शन एक तरीका है जिससे इवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। इसमें इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए जैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो स्पीशीज या वो फीचर जो सबसे ज्यादा सर्वाइव करने के लिए फिट थे वो सर्वाइव कर गए। उसके अलावा वेरिएशन हेल्प एडेप्टेशन। मतलब एडेप्टेशन के लिए वेरिएशन ने बहुत हेल्प की। बॉडी में कुछ ऐसे चेंज आए जो एडेप्टेशन को जिन्होंने आसान बनाया। फेवरेबल ट्रेड पास टू ऑफस्प्रिंग। कुछ ऐसे ट्रेड्स थे, कुछ ऐसे फीचर थे जो आने वाली जनरेशन में पास ऑन हुए। इनके एग्जाम्पल है फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड। ये एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में जहाँ पे बर्ड की एक स्पीशीज को चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्व किया और वहां पे इन सभी फीचर को पाया और बताया कि नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। उसके बाद कुछ थ्योरी आई पोस्ट डार्विन थ्योरी। पोस्ट डार्विनियन थ्योरी में कुछ इस तरह के फीचर थे जिन्होंने बताया कि डार्विन के फीचर नेचुरल सिलेक्शन और इनको कंबाइन करने के बाद भी इवोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन को जेनेटिक्स के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो इवोल्यूशन को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके की कंट्रीब्यूटर थे सिम्पसन, मेयर एक्सेट्रा। उसके अलावा कुछ फैक्टर हैं जिससे और आगे बढ़कर इन्होंने समझाया। म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है,
तो इस तरह ये थ्योरी समझाती है इवोल्यूशन के बारे में। इसके बाद सिंथेटिक थ्योरी, जिन्होंने इन कंसेप्ट को और आगे लेकर चले और मॉडर्न इवोल्यूशन फॉर्म में लेके आए। इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन, जेनेटिक फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन। इन सभी ने इवोल्यूशन के प्रोसेस को अच्छे से समझाया। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए में कुछ सडन चेंजेस जो बॉडी के फीचर में चेंज कर दे, फिजियोलॉजी में चेंज कर दे। रिकम्बिनेशन है जो बताता है कि किस तरह जीन में चेंजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। जीन फ्लो का मतलब होता है जीन मूवमेंट पॉपुलेशन के बीच में। जीन ड्रिफ्ट का मतलब होता है जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज होना। इस तरह इवोल्यूशन को अलग अलग थ्योरीज ने अलग अलग टाइम पे समझाया। अब हम पढ़ते हैं कुछ की इवोल्यूशनरी टर्म्स जो इवोल्यूशन को समझने में हमारी हेल्प करेगी, जैसे कि डोल्स रूल। डोल्स रूल ये कहता है कि इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, मतलब जब इवोल्यूशन कि कोई प्रोसेस में किसी चीज का डेवलपमेंट हो जाए तो उससे रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसका एग्जांपल है जिराफ की लंबी गर्दन। दूसरा रूल है कॉप्स रूल, मतलब स्पीशीज अपने इवोल्यूशन करते समय अपने बॉडी के साइज में इंक्रीज करती है, मतलब उनकी बॉडी साइज इंक्रीज होता है ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इवोल्यूशन। फिर आता है गॉज रूल, ये बताती है कि दो स्पीशीज एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर किसी सेम रिसोर्स के लिए वो कम्पीट कर रही हो। उनमें से जो स्ट्रांग होगा वो सर्वाइव करेगी और दूसरी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फिर है पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब है दो स्पीशीज अगर सेम एंसेस्टर से निकली हैं तो उनका डेवलपमेंट हो सकता है अगर उनको सिमिलर एनवायरनमेंट में एक्सपोजर मिले। फिर है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब दो अनरिलेटेड स्पीशीज जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है उनमें सिमिलर फीचर आ सकते हैं अगर उनमें उनका इकोलॉजी में सिमिलर रोल हो। जैसे बर्ड और बैट दोनों ही उड़ते हैं और दोनों के पास पंख होते हैं लेकिन स्पीशीज अलग अलग हैं। फिर है एडेप्टिव रेडिएशन, मतलब रैपिड इवोल्यूशन ऑफ मेनी स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज निकलना। फॉर एग्जाम्पल डार्विन्स फिंचेस, वो बर्ड की स्पीशीज जिसपे डार्विन ने स्टडी करी। उसके अलावा आता है मोज़ेक इवोल्यूशन, मतलब डिफरेंट ट्रेट इन अ स्पीशीज इवोल्व एट डिफरेंट रेट, मतलब किसी स्पीशीज में अलग अलग फीचर अलग अलग टाइम से अलग अलग रेट से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व फास्टर देन अदर ऑर्गन, मतलब ह्यूमन ब्रेन दूसरे ऑर्गन से जल्दी ग्रो करता है, ज्यादा ग्रो करता है। इन सभी पैटर्न से हमें समझ पड़ता है कि इवोल्यूशन कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, इसमें मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं जैसे जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट, इवोल्यूशनरी ट्रेंड, प्राइमेट टेक्सोनॉमी और इन सभी के बारे में। हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट। उसमें की फीचर हैं ग्रेस्पिंग हैंड एंड फीट, हाथ और पैर इस तरह से डेवलप हुए कि किसी भी चीज को पकड़ना आसान हो गया। फॉरवर्ड फेसिंग आई, बाइनोकुलर विजन, मतलब आंखों का डेवलपमेंट इस तरह हुआ कि 3D इमेज बनाना पॉसिबल हुआ प्राइमेट्स के लिए और डेप्थ विजन बहुत अच्छा हो पाया। लार्ज ब्रेन रिलेटिव टू बॉडी, लॉन्ग जेस्टेशन और प्रीनेटल केयर। लॉन्ग जेस्टेशन का मतलब वो टाइम कंसेप्शन से बर्थ के बीच का जिससे बेबी की ग्रोथ अच्छी हो सके, और प्रीनेटल केयर जिसमें प्रेग्नेंट मदर को केयर दी जाती है जिससे बर्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। उसके अलावा जनरलाइज्ड डेंटिशन, मतलब हर दांत अलग अलग फंक्शन करते हैं, सिमिलर फंक्शन नहीं होते सभी के। उसके अलावा हम देखते हैं प्राइमेट एडेप्टेशन, मतलब वो प्राइमेट जिन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्टेशन किए। इसमें पहला है अर्बोरियल, मतलब वो प्राइमेट जो पेड़ पे रहा करते थे। इनमें क्या चेंजेस आए, जैसे इनके स्ट्रॉन्ग लिम्स हो गए, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हुए। इनसे क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ना उतरना इनके लिए आसान हो गया। लॉन्ग टेल फॉर बैलेंस, लंबी पूंछ आ गई इनके ताकि बैलेंस बनाने में आसान रहे। और स्टीरियोस्कोपिक विजन, वही 3D विजन। उसके अलावा है टेरेस्ट्रियल, जो प्राइमेट्स जो लैंड पर जमीन पर रहा करते थे, इनकी टेल या तो शॉर्ट हो गई या गायब ही हो गई। लार्जर बॉडी साइज, बॉडी का साइज बहुत लार्ज हुआ ताकि सर्वाइवल आसान हो पाए। बेटर बाईपेडल या क्वाड्रीपेडल लोकोमोशन, मतलब दोनों पैरों पे या तो ये चलने लगे या 4 पैरों पर बेहतर तरीके से चलने लगे। अब हम देखते हैं कुछ इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन प्राइमेट। कुछ चीजें जो इनमें डेवलप हुई, चेंज हुई, वो था ऑल्फेक्शन, मतलब पहले सूंघने से ये पता लगाते थे, अब ये चेंज हुआ विजन डोमिनेंस में, अब देख के पता लगाने लग गए। क्वाड्रीपेडल से बाईपेडल लोकोमोशन, जो पहले 4 पैर पर चला करते थे अब 2 पैर पर चलने लग गए। स्मॉल ब्रेन से इनका ब्रेन लार्ज हो गया। पेड़ पर से रहने से लेकर अब ये जमीन पर रहने लग गए। अब हम देखते हैं प्राइमेट टेक्सोनॉमी, मतलब इनका ऑर्डर तो प्राइमेट है, सब ऑर्डर जो इनका कैटेगरी है वो है स्ट्रेप्टिसेराइंस, जिसमें आते हैं लेमोर्स, लोरिसेस, और हेप्लोराइंस जिसमें आते हैं मंकी, एप और ह्यूमंस।
ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो है सर्कोपिथेकोइडिया, जिसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकी आते हैं, और होमिनोइडिया जिसमें एप्स और ह्यूमंस आते हैं। अब देखते हैं प्राइमेट बिहेवियर के बारे में। प्राइमेट्स के बिहेवियर में बहुत सारे चेंज आए एडेप्टेशन के चलते। जैसे ये हाईली इंटेलिजेंट और सोशल हो गए, ये ग्रुप्स में रहने लग गए, टूल का अच्छे से यूज करने लग गए, थोड़े एडवांस टूल यूज करने लग गए, ग्रूमिंग और बॉन्डिंग इसमें बढ़ गई। कम्युनिकेशन का तरीका इन्होंने चेंज किया, जैसे ये बोलकर या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन किया करते थे। अब हम देखते हैं कुछ फॉसिल प्राइमेट्स, मतलब कौन से मटेरियल रिमेन्स थे जो इनके बारे में और बेहतर समझाते हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्शरी पीरियड, जैसे कि अर्लीस्ट प्राइमेट जो थे ईओसीन इपोक एक टाइम पीरियड है जो 56 से 34 मिलियन ईयर अगो हुआ करता था। इसकी कुछ स्पीशीज के एग्जांपल है, जैसे कि एडेपिस, परगेटोरियस। फिर देखते हैं हम क्वार्टिनरी पीरियड में कौन से एप देखने को मिले, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ अर्ली होमिनिन्स। इसके कुछ एग्जांपल है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलिस। ये सारी स्पीशीज हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग टाइम में देखने को मिली, जिसने साइंटिस्ट को हेल्प की ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने में और इनके एंसेस्टर की लीनिएज ट्रेस करने में। कुछ लिविंग मेजर प्राइमेट्स जो आज भी कुछ मेजर प्राइमेट्स हैं उनमें आते हैं ग्रेट एप्स, जैसे कि गोरिल्ला आज भी हैं, चिंपांजी, ओरेंगुटैन, बोनोबो। और ह्यूमंस की जो स्पीशीज है जो आज सर्वाइव करती है वो है होमो सेपियंस, मतलब हमारी जो स्पीशीज है दे आर ओनली सर्वाइविंग होमिनिन स्पीशीज। फिर अगर आप कंपैरिजन करेंगे मैन और एप का, क्या इनमें सिमिलरिटी थी, क्या डिफरेंसेस थे, तो 98 से 99% डीएनए में सिमिलरिटी थी, कोई चेंज नहीं था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आने के बाद इस पे और क्लैरिटी मिली। बाइनिकुलर विजन सिमिलर था हम सब में। ग्रेस्पिंग हैंड, हाथ जो कुछ चीज पकड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। डिफरेंसेस बहुत सारे थे। ह्यूमंस में लार्ज ब्रेन था, दो पैर से चलते थे, बाइपेडलिज्म था, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करना ह्यूमंस की फितरत थी। अब एप्स ये सारी चीजें नहीं कर सकते ना, उनके बहुत लॉन्ग आर्म है, स्मॉल ब्रेन है उनका, और आज भी बहुत सारे एप्स चारों पैरों पे चलते हैं। स्केलेटल चेंजेस क्या है इरेक्ट पोस्चर के कारण। सबसे पहले इनकी सी शेप स्पाइन हुआ करती थी जो अब एस शेप हो गई। पेल्विक बोन इनकी ब्रॉड हो गई, और फोरानम मैग्नम जो स्कल के अंदर होता है वो अच्छे से डेवलप हुआ। फुट आर्च्ड हो गए ताकि और बेहतर तरीके से ये चल पाए। इम्प्लीकेशन इसके ये आए, एफिशिएंट वॉकिंग, फ्री हैंड फॉर टूल यूज करने के लिए हाथ अच्छे से डेवलप हो गए, और रिस्क ऑफ बैक पेन का रिस्क बढ़ गया, और चाइल्ड बर्थ के साथ कॉम्प्लिकेशन भी आने लग गए। प्राइमेट को समझना ह्यूमन के एवोल्यूशन को समझने में बहुत हेल्प करता है, फॉसिल से लेके मॉडर्न एनाटॉमी तक। और स्टोरी ऑफ प्राइमेट कनेक्ट करती है हमें हमारी रूट से, और इन प्राइमेट्स को स्टडी करना एक तरह से हमारे पास्ट का मिरर है। चलिए तो अब जानते हैं फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग। ये कुछ स्पीशीज है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस का मतलब ये होता है कि इवोल्यूशनरी ट्री में इनका क्या स्टेटस है। जब स्पीशीज इवॉल्व होना शुरू हुई तो ये कहाँ पर लाई करती है, जैसे कि आज हम ह्यूमन से हमारे अर्ली एंसेस्टर कौन थे, उनके एंसेस्टर कौन थे, ये सारे फाइलोजेनेटिक स्टेटस डिसाइड करते हैं। फिर इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या फीचर है, और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ कहाँ मिले और कौन कौन सी स्पीशीज मिली। ये कुछ नाम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन आपको याद तो इन्हें करना पड़ता है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स। इनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस अगर हम देखें तो ये अर्ली होमिनिड लीनिएज से बिलोंग करते हैं, और ये एक ट्रांजिशनल फॉर्म है बिटवीन एप और होमो। होमो एक जीनस है, मतलब एप और होमो ये जो इवॉल्व हुए उनके बीच में ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स हमें देखने को मिले। फिर हालांकि ये ट्रू होमो नहीं है, दे आर डायरेक्ट एंसेस्टर्स। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनका ब्रेन साइज होता है 400 से 500 सीसी। बाइपेडल लोकोमोशन, ये दो पैर पे चलते हैं। एप लाइक फेस होता है, ह्यूमन जैसे टिथ होते हैं। प्रिमिटिव टूल यूज करते हैं हंटिंग के लिए, और एडेप्टेड टू सवन्ना लाइफ। सवन्ना अफ्रीका की ग्रासलैंड है, वहां के लिए एडेप्टेड है। फिर अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ज्यादातर ये अफ्रीका में मिले, ईस्ट और साउथ अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में जो मिले वो थे हदार, लियोतोली, ये थे इथोपिया और तंजानिया में। और जो साउथ अफ्रीका में मिले वो थे तोंग, स्टर्कफोंटेन, मैकेपेंस्केट। ये अलग अलग स्पीशीज हैं जो ईस्ट और साउथ अफ्रीका में मिली। इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट स्पीशीज अगर हम देखें तो वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस ल्यूसी जो ईस्ट अफ्रीका में मिली, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिकैनस टोंग चाइल्ड जो साउथ अफ्रीका में मिले। अगला हम देखते हैं होमो इरेक्टस। इनका अगर फाइलोजेनेटिक स्टेटस आप देखेंगे तो ये अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर हैं, जो अर्ली ह्यूमंस हैं उनके एंसेस्टर हैं, और एक ट्रांजिशन है ये होमो हेबिलिस और होमो सेपियन, ये जो दो स्पीशीज थी इनके बीच में कई होमो इरेक्टस देखने को मिले। इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी ब्रेन साइज होती है 800 से 1100 सीसी।
बाइपेडल, दोनों पैरों पे चलते हैं, लॉन्ग लेग होते हैं इनके, थिक क्रेनियल बोन और ब्रो रिजेस होते हैं। ब्रो रिजेस मतलब जो आंखें हैं उसके ऊपर की आई सॉकेट जो हमारे फ्रंटल बोन के अंदर होता है। उसके अलावा ये जो टूल यूज करते हैं वो है आर्क्यूलिन हैंड एक्स, कुल्हाड़ी। उसके अलावा पहले ये माना जाता है एंथ्रो में कि पहले होमो इरेक्टस थे जिन्होंने फायर का यूज किया, और सोशल हंटिंग और माइग्रेशन जैसे एक्टिविटी से सर्वाइव करते हैं। अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनका देखें तो अफ्रीका और यूरोप में ये पाए गए। अफ्रीका में अर्ली फॉर्म्स इनकी मिली और यूरोप में कुछ स्पीशीज मिली जैसे कि होमो हेडलबर्जेनेसिस, ये वेरिएंट है होमो इरेक्टस के। और कुछ स्पीशीज इनकी एशिया में मिली जैसे कि होमो इरेक्टस जेवेनिकस जो इंडोनेशिया में मिली, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस जो चाइना में मिली। ये स्पीशीज है जो अलग अलग जगह मिली। फिर हम देखते हैं नेंडरथल मैन। अगर इनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस देखें तो स्पीशीज खासकर इनकी थी होमो नेंडरथलेंसिस। ये इवॉल्व हुए होमो हेडलबर्जेनेसिस से, मतलब पहले होमो हेडलबर्जेनेसिस आए फिर होमो नेंडरथलेंसिस आए। इनका टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो 2,50,000 से लेके 30,000 ईयर अगो ये देखने को मिले। ये रिलेटेड है होमो सेपियन स्पीशीज से। कैरेक्टरिस्टिक की अगर इनकी बात करें तो इनका ब्रेन साइज होता है 1300 से लेके 1600 सीसी। रोबस्ट बिल्ड इनका अच्छा खासा स्ट्रक्चर होता है, हैवी सा। स्टॉकी लिम्स होते हैं इनके। स्टॉकी लिम्स का सीधा सीधा मतलब होता है शॉर्ट, थिक और स्ट्रॉन्ग लिम्स। उसके बाद ब्रो रिजेस, रेसिडिंग चिन है, लार्ज नोज होती है इनकी। टूल मेकर का ये काम करते थे, हंटिंग करते थे और गुफाओं में रहते थे केव ड्वेलर्स से। बरियल और सिंबॉलिक कल्चर ये फॉलो किया करते थे। अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें इनका तो कुछ एरिया जैसे फ्रांस और इसराइल में मिले। जो फ्रांस में मिले वो थे ले चैपेले ऑक्सेंट्स क्लासिकल टाइप के, और जो इसराइल में मिले वो थे माउंट कार्मेल। अगले हम स्पीशीज देखेंगे तो वो है रोडेशियन मैन। रोडेशियन मैन का फाइलोजेनेटिक स्टेटस अगर हम देखें तो ये स्पीशीज जिससे बिलोंग करते थे वो थे होमो हेडलबर्जेनेसिस आर्किक होमो सेपियंस। ये एक ट्रांजिशनल फॉर्म है रोडेशियन मैन, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। मतलब पहले होमो इरेक्टस आए होंगे, फिर कहीं ना कहीं रोडेशियन मैन देखने को मिले, फिर होमो सेपियंस आए। टाइम पीरियड की अगर इनकी बात करें तो 3 लाख से लेके 1,25,000 ईयर अगो ये देखने को मिले। कैरेक्टरिस्टिक अगर इनका देखें तो ब्रेन साइज इनकी 1300 सीसी के आसपास थी। हेवी ब्रो रिजेस थी, स्लोपी फोरहेड और ब्रॉड फेस था। नो ट्रू चिन, जो चिन आज हम देखते हैं उस तरह का चिन इनका नहीं था। टूल यूज करते थे पॉसिबली हंटिंग के लिए। और अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये जैम्बिया में और अफ्रीका में बहुत ज्यादा देखने को मिले, जैसे कि काव्वे जो ब्रोकन हिल में मिले। अफ्रीकन आर्किक ह्यूमन फॉसिल भी इनके एविडेंस देते हैं। अगली हम स्पीशीज देखते हैं होमो सेपियंस। इनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस अगर हम देखें तो मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज कहा जाता है होमो सेपियंस को। इवॉल्व हुए ये 3,000 ईयर अगो, मतलब जो ह्यूमंस आज के अर्ली फॉर्म में है इनका इवोल्यूशन कहीं 3 लाख साल पहले देखने को मिला। रिप्लेस्ड आर्किक ह्यूमन, इन्होंने आर्किक ह्यूमंस को रिप्लेस किया, जैसे कि नेंडरथाल पहले हुआ करते थे, उनके डिसेंट होमो सेपियंस को माना जाता है। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ब्रेन साइज इनका 1350 से 1450 सीसी के आसपास होता है। वर्टिकल फोरहेड, स्मॉल फेस होता है इनका, और ट्रू चिन जो आज हमारा चिन होता है उसी तरह का होमो सेपियंस का चिन है, क्योंकि हमारी स्पीशीज को होमो सेपियंस कहा जाता है। राउंड स्कल है, कॉम्प्लेक्स टूल है, सिंबॉलिक आर्ट और ब्यूरियल प्रैक्टिस यूज करते हैं। अगर आप ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फॉसिल टाइप इनका देखेंगे तो ये कुछ फ्रांस में भी मिले, इटली में भी मिले, जैसे कि क्रोमैग्नन। इनका रोबस्ट और टॉल स्ट्रक्चर होता है। अपर पेलियोलिथिक टूल यूज करते थे, केव आर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। फिर ग्रिमाल्डी मैन जो ग्रेसाइल थे थोड़े, स्कल इनका लाइट वेट था, ज्यादा हैवी नहीं था। फिर अफ्रीकन एफिनिटी, अफ्रीका से बिलोंग करते थे ज्यादातर। अर्ली मेडिटेरियन पॉपुलेशन जो मेडिटेरियन सी के आसपास रहते थे उसमें थे कुछ चांसलेडी। शॉर्ट और ब्रॉड हेड हुआ करता था इनका, रिफ्लेक्ट वेरिएशन विथ होमो सेपियंस। तो ये सारे नाम आपको सुनने में कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन आप अगर 2-4 बार इन्हें रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ आने लग जाएगा कौन सा स्पीशीज कब आई, क्या उनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हालांकि आप चाहे तो इसे चार्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको मेमोराइज और रिवीजन में आसानी हो जाए, और धीरे धीरे आपको ये नाम भी याद रहने लग जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेल, डीएनए स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सभी क्या होते हैं। सबसे पहला है इसमें सेल। तो सेल हमारे बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे ऑर्गन का एक बेसिक पार्ट सेल होती है। मल्टीपल सेल्स मिलके ऑर्गन बनाती है और ऑर्गन बॉडी बनाती है। सेल 2 तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस होता है। डीएनए स्ट्रक्चर,
डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड के अगर कंपोनेंट हम देखें तो इसमें शुगर, फोस्फेट और नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो 4 तरह के होते हैं, ATGC। डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए 2 नए स्ट्रैंड बनाता है, एंश्योर जेनेटिक इन्फो, और ये एक्यूरेटली बताता है कि एक सेल डिवीजन में जो जेनेटिक चेंजेस आएंगे वो कौन से ट्रेट इनहेरिट करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन के साथ पैक्ड होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, मतलब एक सेल में। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन मतलब एक सेल डिवाइड होके मल्टीप्लाई होती है और ऑर्गन को एनहेंस करती है। ये 2 तरह का होता है, माइटोसिस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोसिस में सेल आइडेंटिकल होती है, मतलब एक सेल से जो दूसरी सेल बनेगी उसमें सेम फीचर होंगे। और मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, मतलब जीन्स वेरी करती है। सेल, डीएनए, जीन, सेल डिवीजन, ये सभी फाउंडेशन है लाइफ के, और ह्यूमन बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन को समझने में। साथ ही साथ अब हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी में एक कोडिंग है, इन्हीं प्रोटीन्स के थ्रू हमारे बॉडी फंक्शन करती है। ये 2 प्रोसेस से होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में ये मेजर काम करता है mRNA जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये काम राइबोसोम्स करते हैं। और जीन एक डीएनए का सेगमेंट है जो प्रोटीन की कोडिंग करती है, और यही डिटरमाइन करती है कि कौन से ट्रेट किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या फिर हमारे जेनेटिकली कैसे कुछ ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं। म्यूटेशन एक डीएनए सीक्वेंस में चेंज है, ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है, और यही सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का। ये सभी मैकेनिज्म मिलके हेल्प करते हैं हमारे बायोलॉजी समझने में, और ये समझाते हैं कि किस प्रकार इवोल्यूशन काम करता है। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, इनकी क्रोनोलॉजी क्या होता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, कल्चरल इवोल्यूशन कैसे हुआ अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। इसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी। तो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी क्या होता है? जब ह्यूमन पास्ट की स्टडी की जाती है एक मटेरियल रिमेन के आधार पर, उसे कहा जाता है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। मतलब जो रिटर्न रिकॉर्ड से पहले आया, बेस्ड ऑन मटेरियल रिमेन, टूल, पोट्री, फॉसिल, स्ट्रक्चर, इन सभी के आधार पर ह्यूमन का पास्ट अगर स्टडी किया जाए तो वो सभी प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कवर करती है। अब प्रिंसिपल ऑफ आर्कियोलॉजी देखें तो प्रिंसिपल ऑफ आर्कियोलॉजी में सबसे पहला आता है स्ट्रेटिग्राफी। ये बताती है कि जो डीपर लेयर होगी वो सबसे पुराना रिमेन होगा, और जितनी लेयर उसके ऊपर बनती जाएगी वो सबसे रिसेंट रिमेन होगा, और उसी के आधार पर स्टडी की जाती है ह्यूमन पास्ट की। टेपोलॉजी क्लासीफाई आर्टिफैक्ट बाय स्टाइल एंड फॉर्म, आर्टिफैक्ट्स को स्टाइल और फॉर्म के हिसाब से क्लासीफाई करती है। बहुत पुरानी फॉर्म है तो उस हिसाब से उसकी डेटिंग डिसाइड होती है। एसोसिएशन स्टडी करती है ऑब्जेक्ट की इन रिलेशन टू देयर कॉन्टेक्स्ट। आगे है क्रोनोलॉजी इन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्रोनोलॉजी जो टाइम पीरियड है पास्ट इवेंट्स का, उसको बताने के लिए 2 मेथड यूज किए जाते हैं, रिलेटिव डेटिंग मेथड और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। सबसे पहला है रिलेटिव डेटिंग मेथड। ये क्या करती है, आर्टिफैक्ट्स को सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करती है, पुराना उससे फिर नया, उससे फिर नया, इस तरह से ओल्डर टू न्यूअर। इसके एग्जांपल है स्ट्रेटिग्राफी, टिपोलॉजी और फ्लोरीन एनालिसिस। ये सारी आर्टिफैक्ट्स को या फिर मटेरियल रिमेन्स को ओल्ड से नए की तरफ बताते हैं। दूसरा है एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। ये हमें एक्चुअल एज बताती है ईयर्स में कि किसी भी मटेरियल रिमेन की क्या एज होगी, कितना ये पुराना हो सकता है। इसकी कुछ मेथड है एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड की। इसमें पहला है रेडियो कार्बन डेटिंग C14, ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह के लिए यूज की जाती है। फिर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो ट्री रिंग्स से को देख के बताता है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग वोल्केनिक रॉक को देख के बताता है कि मटेरियल रिमेन कितने पुराने होंगे। आगे अब हम चलते हैं कल्चरल इवोल्यूशन क्या होता है। तो कल्चरल इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है ह्यूमन टूल्स का, सोसाइटी का लाइफस्टाइल अलग अलग समय के हिसाब से। कल्चरल इवोल्यूशन भी हमें समझाता है किस प्रकार सोसाइटी इवॉल्व हुई और कल्चर का क्या इम्पैक्ट रहा उस पर। ये स्टडी करता है आर्कियोलॉजिकल रिमेन के थ्रू। सबसे पहला पीरियड जो हम पढ़ेंगे वो है पेलियोलिथिक एज। ये ओल्ड स्टोन एज भी कही जाती है, जो करीब 2 मिलियन ईयर अगो हुआ करती थी। इसमें जो लोग रहा करते थे वो हंटर गैदरर टाइप के थे, मतलब हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे। जो स्टोन टूल इसमें यूज होते थे वो थे हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी और फ्लैक्सिस, ये पत्थर है। लिव इन केव्स,
गुफाओं में रहा करते थे और ओपन साइट्स में रहते थे। उसके बाद आया मेसोलिथिक एज, जिसे मिडिल स्टोन एज कहते हैं, जो 10,000 से 8,000 बीसीई के बीच में रहा। माइक्रोलिथिक टूल इसमें यूज किया करते थे, मतलब छोटे छोटे पत्थर के टूल। इसमें सेमी नोमेडिक लाइफ जिया करते थे और यहाँ पे फिशिंग भी शुरू हो गई और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों का पालन और पशुपालन भी शुरू हो गया। यहाँ रॉक आउट आर्ट बहुत फेमस हुआ, जैसे कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आया न्योलिथिक एज, मतलब न्यू स्टोन एज, जो 8,000 से 3,000 बीसीई के बीच में हुआ करता था। यहाँ पे लोग सेटल होने लग गए, सेटल विलेजर बन गए, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन और अच्छे से शुरू हो गया। यहाँ पर जो स्टोन टूल यूज किया करते थे वो पॉलिश हुआ करते थे। उसके बाद आई पॉटरी मेकिंग भी इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। उसके बाद आया चाल्कोलिथिक एज, मतलब स्टोन कोपर एज। ये 3,000 से 1500 बीसीई के बीच में हुआ करता था। यहाँ पे लोगों ने मेटल का यूज करना शुरू करा, कॉपर टूल यूज करना शुरू किया और जो पॉटरी हुआ करती थी उन पे पेंटिंग करना शुरू कर दी। सिविलाइजेशन आई, ट्रेड बढ़े और विलेज सेटलमेंट बढ़ गए। उसके बाद आई कॉपर ब्रॉन्ज एज। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत थी, जो 2600 से 1900 बीसीई के बीच में आई। यहाँ ब्रॉन्ज टूल, वेपन सब यूज किए जाते थे। अर्बन सेंटर्स बने, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो। ट्रेड बढ़े, वेट मेजर्स ये सभी देखने को मिले। स्क्रिप्ट यहाँ हुआ करती थी, आर्ट यहाँ हुआ करते थे। हालांकि हम हड़प्पा की स्क्रिप्ट आज भी पढ़ नहीं पाए। अब फिर उसके बाद आया आखिर में आयरन एज, जो 1200 बीसीई के आसपास शुरू हुआ। यहाँ पे आयरन टूल का यूज शुरू हो गया और वेपन्स बनने शुरू हो गए। एग्रीकल्चर और एक्सपैंड हुआ और सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन शुरू हुई, जैसे कि उज्जैन, वाराणसी, इस तरह की सिटी सामने आई। यहाँ पे अर्ली स्टेट्स बने, किंगडम्स बने। इस तरह कल्चर इवॉल्व हुआ और कल्चर ने इम्पैक्ट डाला हमारी सोसाइटी पे और इवोल्यूशन में हेल्प करी। यहाँ पे हम सोसाइटीज को और अच्छे से समझ पाए और देख पाए कि किस तरह इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री और सोसाइटी शेप हुई और इवोल्यूशन ने इसमें क्या रोल प्ले करा। तो चलिए अब समझते हैं नेचर ऑफ कल्चर, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कल्चर के, सिविलाइजेशन क्या होती है, इथनोसेंट्रिज्म या कल्चर रिलेटिविज्म क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कल्चर। तो कल्चर क्या है? कल्चर एक लर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, मतलब हम जो बिहेव करते हैं, जिस तरह की वैल्यूज हैं, जिस तरह के कस्टम्स हम फॉलो करते हैं और वो एक ग्रुप में हम शेयर करते हैं, वही कल्चर है। ये डायनेमिक होता है, एडेप्टिव होता है और सोशली ट्रांसमिटेड होता है, मतलब ये कभी भी स्टैटिक नहीं होता। कल्चर हमेशा चेंज होता रहता है और चीजों के हिसाब से इजीली एडेप्शन इसका किया जा सकता है। और सोशली ट्रांसमिट होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसे ट्रांसमिट किया जाता है, वो सीखता है, बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं। मतलब जैसे ही आप अगर किसी का बर्थ होता है तो वो कल्चर सीख के नहीं आता। कल्चर एक लर्न पैटर्न है जो जन्म के बाद सीखा जाता है। अब अगर हम देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला है लर्न एंड एक्वायर्ड। कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये बाय बर्थ नहीं होता, ये जन्म के बाद सीखा जाता है, एक्वायर्ड होता है। ग्रुप मेंबर्स के बीच में कल्चर शेयर होता है, मतलब कल्चरल लर्निंग्स को बढ़ाया जाता है, शेयर किया जाता है बिटवीन द ग्रुप। सिंबॉलिक होता है, कल्चर में लैंग्वेज का यूज होता है, सिंबल्स का यूज होता है, इंटीग्रेटेड होता है, डिफरेंट पार्ट कनेक्टेड है। कल्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगर कोई लैंग्वेज लिखी है तो उसमें इमोशन जुड़े हुए हैं, इस तरह से एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है कल्चर भी अपनी फॉर्म इवॉल्व करता रहता है, चेंज करता रहता है। एडेप्टिव टू एनवायरनमेंट, कल्चर इन्वायरमेंट के हिसाब से एडेप्टिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देखेंगे राजस्थान में लोग क्यों धोती और कुर्ता पहनते हैं व्हाइट कलर, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है। तो इस तरह ये एडेप्टिव टू इन्वायरमेंट होता है, कल्चर हमेशा इन्वायरमेंट के हिसाब से इवॉल्व होता है। अब सिविलाइजेशन क्या होती है? सिविलाइजेशन एक एडवांस स्टेज है कल्चरल डेवलपमेंट की। मतलब आप अगर कल्चर एक लॉन्ग टर्म में डेवलप होगा तो वो एक सिविलाइजेशन का रूप ले लेगा और उसमें उस सिविलाइजेशन को पर्टिकुलरली उस कल्चर से जाना जाएगा। अगर सिविलाइजेशन के फीचर देखें तो सिविलाइजेशन की अपनी राइटिंग होती है, अपना आर्ट होता है। दूसरा फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सिविलाइजेशन में अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है कि कैसे उसको गवर्न किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। उसमें अर्बन सेंटर्स होते हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे ट्रेड के लिए हो या किसी और पर्पस के लिए हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, किसी भी सिविलाइजेशन में अपनी टेक्नोलॉजी होती है, चाहे वो एडवांस हो चाहे प्रिमिटिव हो, धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन होता जाता है। कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बिल्ड करती है, शेयर्ड कल्चर और शेयर्ड रिलेशन होते हैं उसमें। अगर यहाँ डिफरेंस देखें हम कल्चर और सिविलाइजेशन में, तो कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ,
मतलब आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसा खाते हैं, किस तरह पहनते हैं, क्या कहाँ जाते हैं, ये सभी कल्चर का पार्ट है। उसमें कस्टम्स आ गए, सोसाइटी के नॉर्म्स आ गए। वही सिविलाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड एंड एडवांस कल्चर है। मतलब अगर आप कल्चर को एक एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और उसे एक सोसाइटी का पार्ट ही बना देंगे तो वो एक सिविलाइजेशन हो जाएगी जिसे उसके कल्चर से जाना जाएगा। अब हम देखते हैं इथनोसेंट्रिज्म क्या होता है। तो इथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है जजिंग अदर्स कल्चर थ्रू द लेंस ऑफ वंस ओन कल्चर। मतलब अगर हम इंडिया में रहते हैं मानिएगा, तो अब इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छा नहीं मानता, सोचता है उसमें मॉडर्निटी के फैक्टर इतने हैं कि सोसाइटी के वैल्यूज कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। मतलब हम हमारे कल्चर से किसी और का कल्चर जज कर रहे हैं। इसको कहते हैं इथनोसेंट्रिज्म। लीड्स टू बायस, प्रिजुडाइज एंड कल्चरल मिसलीडिंग। ये क्या करता है? मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, गलत फहमियां पैदा करता है, और हम किसी दूसरे कल्चर को डिग्रेड करता है, किसी हमारे कल्चर को बहुत सुपीरियर मान के दूसरे कल्चर को इंफीरियर मानता है। दूसरा है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब अंडरस्टैंडिंग कल्चर ऑन देयर ओन टर्म। किसी कल्चर का मतलब अपने खुद के टर्म्स में निकालना, मतलब किसी को इंफीरियर नहीं मान के उसका रेशनल अर्थ निकालना कि क्यों ऐसा किया जाता है। ये प्रमोट करता है टॉलरेंस। मतलब क्रॉस कल्चर्स में टॉलरेंस प्रमोट करता है कि कोई भी कल्चर इंफीरियर नहीं होता, उसका कोई कारण है क्यों इस तरह की चीजें किसी कल्चर में फॉलो की जाती है। ये प्रमोट करता है ओपन माइंडेडनेस। ये ओपन माइंडेडनेस प्रमोट करता है मतलब क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बढ़ाता है और क्रॉस कल्चरल रेस्पेक्ट भी बढ़ाता है। अब अगर आप डिफरेंस देखेंगे इथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्चर इथनोसेंट्रिज्म मतलब वन कल्चर सुपीरियर। इथनोसेंट्रिज्म कहता है एक कल्चर सुपीरियर है जो हमारा है, बड़ा जजमेंटल है, जज करता है दूसरे कल्चर को अपने खुद के कल्चर से। वही बैरियर है ग्लोबल कोऑपरेशन में। मतलब अगर जब आप एक कल्चर को सुपीरियर मानेंगे और दूसरे को इन्फीरियर मानेंगे तो कोऑपरेशन वहां या तो इम्पॉसिबल है या बहुत कम चांसेस हैं कि आप दूसरे कल्चर का रिस्पेक्ट करें। वहीं आप कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करें तो इसमें सभी कल्चर को वैल्यू दी जाती है, ये जज नहीं करता दूसरे कल्चर को इथनोसेंट्रिज्म की तरह। इसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, एम्पैथी ज्यादा है। फिर ये प्रमोट करता है कल्चरल हार्मनी। जब आप किसी दूसरे कल्चर का रेस्पेक्ट करेंगे तो कल्चरल हार्मनी ऑटोमेटिकली वहां आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम इस सभी को समराइज करें तो कल्चर एक शेयर्ड लर्न बिहेवियर है। मतलब आप बर्थ के बाद कोई कुछ बिहेव करना, कुछ पैटर्न्स, कोई चीजें सीखते हैं, वो आपका कल्चर का पार्ट है, वही आपका कल्चर है। जबकि सिविलाइजेशन एक एडवांस कल्चरल डेवलपमेंट है। इथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म शेप हाउ वी अंडरस्टैंड ह्यूमन डाइवर्सिटी। मतलब ह्यूमन डाइवर्सिटी में अलग अलग कल्चर फॉलो किए जाते हैं और ये दोनों इथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म हमें ये बताते हैं कि किस तरह ह्यूमन डाइवर्सिटी काम करती है, किस तरह वो शेप होती है, किस तरह वो बिहेव करते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ सोसाइटी, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होती हैं, क्या होते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब समाज में अलग अलग डिवीजन। तो सोसाइटी क्या होती है? सबसे पहले सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल। मतलब सोसाइटी एक रिलेशनशिप है जहाँ पे सोशल ग्रुप और लोग रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन होती है सोसाइटी में जो उसको चलाने के लिए एसेंशियल होती हैं। ये भी डायनेमिक है और एवर इवॉल्विंग है। सोसाइटी कभी स्टैटिक नहीं होती, सोसाइटी आगे से आगे चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है और नए नए बदलाव लाती रहती है इन्वायरमेंट के हिसाब से और नीड के हिसाब से, और एवर इवॉल्विंग है। ये कभी भी अपने आप को स्थिर नहीं रखती, कोई भी नए चेंजेस आएंगे सोसाइटी उस हिसाब से एडजस्ट करती है। अब अगर हम सोसाइटी और कल्चर में डिफरेंस देखें, कल्चर जैसे हमने पहले देखा, व्हाट पीपल थिंक, बिलीव, वैल्यू एंड डू, दिस इज कल्चर। मतलब कल्चर वो चीज है जो हम बिहेव करते हैं, जिस तरह हम एक्ट करते हैं इस सोसाइटी में। जबकि सोसाइटी एक स्ट्रक्चर है विद इन विच अ कल्चर इज ट्रांसमिटेड। सोसाइटी वो सोशल बाउंड्रीज है जिसके अंदर कल्चर फॉलो किया जाता है, कल्चर को ट्रांसमिट किया जाता है। सोसाइटी प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर कल्चर एक्सप्रेशन, और सोसाइटी कल्चरल एक्सप्रेशन के लिए फ्रेमवर्क भी देती है, किस तरह आप किसी पैटर्न को परफॉर्म करेंगे, किस तरह आप किसी सोशल ट्रेड्स को ट्रांसमिट करेंगे। अब सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या होती हैं?
और सबसे पहले क्या होती है सोशल इंस्टीट्यूशन? स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर टू मीट सोशल नीड। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल नीड को पूरा करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, एक पैटर्न है। सोशल इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरह की होती है। जैसे सबसे पहली है फैमिली। फैमिली वो जहाँ किनशिप और रिप्रोडक्शन होता है, मतलब हम ब्लड से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, मैरिज से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और जो रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है। दूसरा है रिलीजन। बिलीफ और मॉरल ऑर्डर के आधार पर हम जुड़े हुए होते हैं। एजुकेशन, जिससे नॉलेज ट्रांसमिशन होता है। एजुकेशन के लिए भी सोशल ट्रांसमिशन करती है एजुकेशन, जो नॉलेज का ट्रांसमिट करती है टीचर से स्टूडेंट तक। इकोनॉमी, इकोनॉमी भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो बताती है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पॉलिटी भी बताती है गवर्नेंस और लॉ के बारे में, कैसे किसी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा और किस तरह सोसाइटी काम करेगी। अब सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद रेगुलर इंटरेक्शन एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। सोशल ग्रुप वो होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और शेयर्ड आइडेंटिटी होती है, अपने अपने डिसाइडेड रोल होते हैं। सोशल ग्रुप के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप जो बहुत क्लोज होते हैं, पर्सनल टाइज होते हैं, जैसे हमारी फैमिली जिसमें हम अमूमन बहुत क्लोज रहते हैं, फ्रेंड्स जिससे हम बहुत चीजें शेयर करते हैं। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल, इम्पर्सनल या वर्क प्लेस पे होते हैं, जो हमारे कलीग हैं या हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन लोगों से मिलते हैं और साथ बैठते हैं, वो है सेकेंडरी ग्रुप। फिर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब समाज में अलग अलग डिवीजन। वो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी है, किस तरह से आप अपना ग्रुप डिसाइड करते हैं। आज के टाइम पे पहले जैसे कास्ट हुआ करती थी, कास्ट के बेसिस पे ज्यादा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल कास्ट नहीं, क्लास के बेसिस पे ज्यादा डिवीजन है। जैसे डॉक्टर्स का अलग ग्रुप है, लॉयर्स का अलग ग्रुप है, इस तरह से लॉबीज बना दिए। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अलग अलग बेसिस हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, क्लास के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, जैसे हाई क्लास, मिडिल क्लास, ये अलग अलग इकोनॉमी के स्टेटस पे इनका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया गया है, समाज में बांटा गया है लोगों को। इम्पैक्ट एक्सेस टू रिसोर्स एंड लाइफ अपॉर्चुनिटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इम्पैक्ट करता है एक्सेस टू रिसोर्सेज और लाइफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपकी रिसोर्स एक्सेस भी अलग अलग होगी और रीच भी कम होगी, साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास कम होगी। अगर आप बहुत लोअर मिडिल क्लास से आते हैं या फिर बहुत लोअर क्लास से आते हैं तो आप एजुकेशन की वो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत महंगी फीसेज हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप इन सभी को समराइज करें तो सोसाइटी क्या है? इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर। मतलब सोसाइटी एक रिलेशनशिप का वेब है और स्ट्रक्चर है, जो जहाँ पे आप कल्चरल ट्रांसमिशन पॉसिबल कर पाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से और लीनिएज को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अपनी पर्सनल ग्रुप और इन सभी को बढ़ाते हैं। कनेक्टेड डीपली विद कल्चर, और सोसाइटी में कनेक्शन कल्चर के थ्रू होता है। कल्चर एक ऐसी चीज है जो जोड़ के रखता है, एक सोसाइटी को बांध के रखता है। ऑर्गेनाइज थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप, और इंस्टीट्यूशन और ग्रुप के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है सोसाइटी में। इकोनॉमी, रिसोर्सेज देखने के लिए एक अलग ग्रुप होता है, इस तरह से सभी इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑर्गेनाइज होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग होता है। मार्क्ड बाय स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। हालांकि सोसाइटी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि जहां स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वालिटी भी देखी जाती है, जैसे कि हमें अभी डिस्कस किया, क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। अब हम देखते हैं मैरिज क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है इसकी। यूनिवर्सलिटी, व्हाट इज यूनिवर्सलिटी। लॉज ऑफ मैरिज क्या होती है, किस टाइप की मैरिज होती है, क्या फंक्शन होते हैं इनके। फिर कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मैरिज। सबसे पहले डेफिनेशन देखें अगर मैरिज की, तो मैरिज एक सोशली सैंक्शन यूनियन है बिटवीन इंडिविजुअल, टिपिकली फॉर प्रोक्रिएशन, सोशल रिकॉग्निशन, रेगुलेशन एंड सेक्सुअल रिलेशन। मतलब एक सोशली सैंक्शन यूनियन है दो इंडिविजुअल के बीच में। जब किसी की शादी होती है तो दो लोग म्यूचुअली कंसेंट से एक साथ जुड़ते हैं। फिर बहुत से फंक्शन, सोशल रिकॉग्निशन है, अलायंस बिल्ड करते हैं, प्रोक्रिएशन मतलब आगे बच्चे बर्थ के लिए बहुत जरूरी है बेबी की है, सेक्सुअल रिलेशन भी मेंटेन करता है दोनों पार्टनर की। यूनिवर्सलिटी है फाउंड इन ऑल ह्यूमन सोसाइटी, दो फॉर्म्स एंड रूल्स वेरी ग्रेटली। यूनिवर्सलिटी का मतलब ये होता है कि ये एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है मैरिज, जो अमूमन हर कल्चर में पाई जाती है, हर सभी कल्चर में। और इसके कुछ रूल्स हैं जिससे ये अलग अलग सोसाइटी में ये ऑर्गेनाइजेशन तो होगी ही मैरिज, लेकिन सिर्फ रूल्स में चेंजेस होंगे अलग अलग। अब अगर हम लॉज ऑफ मैरिज देखें तो
लॉज ऑफ मैरिज के आधार पे सबसे पहले है एंडोगेमी, मतलब मैरिंग विद इन वंस ओन ग्रुप कास्ट या ट्राइब। मतलब अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण कास्ट में ही शादी करेगा, इसको एंडोगेमी कहते हैं। एक्सोगेमी मैरिंग आउटसाइड योर ओन ग्रुप, मतलब अगर आप ब्राह्मण हैं तो क्षत्रिय का क्लैन में शादी कर रहे हैं। हाइपरगेमी मैरिज अप इन सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, आजकल तो ये नॉर्म्स फिर भी चेंज हो रहे हैं। मतलब कोई अगर लोअर कास्ट का है, जो सोशल हायरार्की थी पहले, लोअर कास्ट का अपर कास्ट से शादी करे तो उसको हाइपरगेमी कहते हैं। और हाइपोगेमी कोई अपर कास्ट का लोअर कास्ट में शादी करे तो उसको हाइपोगेमी कहते हैं। इंसेस्ट टैबू प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन क्लोज किन। मतलब इंसेस्ट टैबू का मतलब है क्लोज किन, जैसे आपकी बुआ, मौसी, इन सब की फैमिली में आप शादी नहीं कर सकते। तो ये इंसेस्ट टैबू है कि क्लोज रिलेशनशिप के बीच में शादी या कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब है टाइप ऑफ मैरिज। मैरिज भी अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले है मोनोगेमी। मोनोगेमी मतलब यूनियन विथ वन पार्टनर एट टाइम, मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मैरिज है मोनोगेमी, मतलब एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा। पॉलीगेमी मल्टीपल स्पाउस, मतलब एक लड़के की एक से ज्यादा वाइफ हो तो उसे पॉलीगेमी कहते हैं। पॉलीगनी मतलब वन मैन मल्टीपल वाइफ्स। वन मैन मल्टीपल वाइफ्स मतलब एक व्यक्ति की एक से ज्यादा वाइफ हो तो उसे पॉलीगनी बोलते हैं। पॉलीएंड्री वन वुमेन मल्टीपल हस्बैंड, मतलब अगर एक वाइफ है और उसके बहुत सारे हस्बैंड हो तो उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। ग्रुप मैरिज है, मतलब मल्टीपल मैन मल्टीपल वुमेन से शादी करेंगे, जो बहुत रेयर देखने को मिलता है। अगर आप फंक्शन देखेंगे मैरिज के तो इसके कई फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है बायोलॉजिकल, मतलब मैरिज बायोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेट करती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप को बनाती है और प्रोक्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है। मतलब बच्चे और उनकी बर्थ के लिए मैरिज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें लोग जुड़कर इस काम को पूरा करते हैं। सोशल लेजिटिमाइजेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब अगर आप सोशल की बात करें तो ऑफस्प्रिंग को लेजिटिमाइज करना, उन्हें सोसाइटी के उस कल्चर में रंगना, ये भी काम मैरिज का ही होता है। किनशिप टाइज, मतलब अगर आप ब्लड से रिलेटेड हैं फिर आप अलायंस बिल्ड करेंगे, आप मैरिज से रिलेटेड हो जाएंगे। इकोनॉमिक की बात करें, रिसोर्स शेयरिंग सबसे पहला है। रिसोर्स शेयरिंग जो इकोनॉमिक का पार्ट है, मतलब अब जब मैरिज में आप बनते हैं तो रिसोर्स कॉमन हो जाते हैं दोनों पार्टनर के। अलायंस बिल्ड करते हैं, मतलब दोनों फैमिली भी जुड़ती हैं एक दूसरे से, लड़के की और लड़की की फैमिली। कल्चरल और रिलीजियस भी इसका फंक्शन है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है, मॉरल वैल्यूज को डेवलप करता है। फिर मैरिज रेगुलेशंस, मतलब मैरिज के कुछ रूल से मैरिज रेगुलेट होती है। सबसे पहले है प्रेफरेंशियल मैरिज, मतलब एनकरेजिंग मैरिज विद सर्टेन रिलेटिव। क्रॉस कजिन्स में शादी पॉसिबल है, ये प्रेफरेंशियल मैरिज बताता है, जैसे कि बुआ, मौसी। प्रिस्क्रिप्टिव मैरिज मैंडेटेड यूनियन बाय कस्टम और लॉ, मतलब लॉ और कस्टम के थ्रू शादी की होती है यहाँ। और प्रोस्क्रिप्टिव मैरिज मतलब प्रोहिबिट यूनियंस। इंसेस्ट टैबू मतलब आप इसके तहत क्लोज रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते। मतलब ये कुछ रेगुलेशन है जो शादी को मेंटेन करता है, किस तरह आप कहाँ शादी कर सकते हैं, किस ग्रुप में कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। अब कुछ टर्म है मैरिज पेमेंट से रिलेटेड, वो देखते हैं। सबसे पहला है ब्राइड वेल्थ, मतलब ब्राइड प्राइस। पेमेंट ऑफ ग्रूम्स फैमिली, मतलब लड़के की फैमिली लड़की की फैमिली को पेमेंट करेगी शादी के लिए। ये ज्यादातर अफ्रीकन ट्राइब्स में देखा जाता है, जिसको बोलते हैं ब्राइड वेल्थ। और दूसरा है डाउरी। डाउरी जो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, मतलब कुछ पेमेंट दी जाती है ब्राइड फैमिली, लड़की की फैमिली लड़के के फैमिली को, ये है डाउरी। अब इसे अगर हम कंक्लूड करें तो मैरिज एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है बट हाईली डाइवर्स इन फॉर्म, मतलब ये ऑलमोस्ट हर कल्चर हर सोसाइटी में पाई जाती है। लेकिन हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सबके अलग अलग वेरी करते हैं, बस वही डिफरेंस है। रिफ्लेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायनेमिक्स। यहाँ सोशल डायनेमिक्स भी है, मतलब लोग मतलब अलायंस बिल्ड होता है, दो फैमिली जुड़ती है, दो पार्टनर जुड़ते हैं। इकोनॉमी भी है, रिसोर्स शेयरिंग होती है यहाँ पे। और कल्चरल डायनेमिक्स, वो कल्चर जो अपना दोनों फैमिलीज के कल्चर हैं वो इंटर कम्युनिकेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं आने वाली जनरेशन को। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग इट इज वाइटल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग ह्यूमन सोशल स्ट्रक्चर, और ह्यूमन सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है मैरिज, जिसे आज भी हमारी सोसाइटी फॉलो करती है। अब हम देखते हैं फैमिली क्या होती है, यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली, हाउस होल्ड क्या होते हैं, डोमेस्टिक ग्रुप क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं फैमिली के।
साथ साथ ब्लड रिलेशन क्या होता है, मैरिज क्या होता है, रेजिडेंस सक्सेशन क्या होता है, और इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन फैमिली पे क्या पड़ा, साथ ही साथ फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो फैमिली क्या है? फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एंड सोशल टाइज। एक फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ बायोलॉजिकल रिलेशन होते हैं, जैसे आपके फादर और मदर ने आपका बर्थ किया तो मतलब वो बायोलॉजिकली रिलेटेड हो गए आप। सोशल टाइज भी उसमें सोसाइटी के कुछ नॉर्म सीखते हैं, आप रहना खाना उठना बैठना कल्चर सीखते हैं विथ ऑर्गेनाइज किनशिप, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, केयर होता है, सोशलाइजेशन ऑफ मेंबर्स होता है। ये फैमिली है। यूनिवर्सलिटी मतलब फैमिली एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल कल्चर। जिस तरह से मैरिज लगभग बहुत से कल्चर में देखी जाती है, उसी तरह फैमिली ऑलमोस्ट हर कल्चर में होती है। हाँ, कोई छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, थ्रू इट्स फॉर्म एंड फंक्शन वेरी कर सकते हैं, बाकी यूनिवर्सली सब कल्चर में सब सिविलाइजेशन में फैमिली देखी जाती है। फैमिली, हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप कुछ टर्म्स है जो हम देखते हैं। फैमिली जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एक किनशिप यूनिट है जो रिलेटेड होती है ब्लड से, मैरिज या अडॉप्शन से। अब हाउस होल्ड क्या होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं एक रेजिडेंशियल यूनिट, पीपल लिविंग टुगेदर नॉट नेचुरली रिलेटेड, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे सब रह तो रहे हैं लेकिन जरूर नहीं सब रिलेटेड हो एक दूसरे से। डोमेस्टिक ग्रुप क्या होता है? पीपल शेयरिंग डोमेस्टिक स्पेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड नॉन रिलेटिव, मतलब कुछ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं लेकिन हो सकता है वो जुड़े हुए हो सकता है वो ना जुड़े हुए हो, उनको डोमेस्टिक ग्रुप कहा जाता है। अब फंक्शन क्या होता है? फैमिली क्या करती है? फैमिली सबसे पहले बायोलॉजिकल फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड रियरिंग। सबसे पहले तो चाइल्ड का बर्थ करना और रिप्रोडक्शन करना, ये बायोलॉजिकल फंक्शन होता है फैमिली का। दूसरा इकोनॉमिक, रिसोर्स पूलिंग एंड इनहेरिटेंस, मतलब कॉमन रिसोर्सेज शेयर करते हैं, इनहेरिटेंस उन्हें पास ऑन करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तीसरा है सोशलाइजेशन, इम्पैक्ट इम्पार्टिंग कल्चरल वैल्यूज। आज अगर किसी बच्चे में कुछ कल्चरल वैल्यूज आती है तो पहली इंस्टीट्यूशन जो ऐसा करती है वो फैमिली है, फिर उसके बाद स्कूल्स हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है। फिर है इमोशनल, प्रोवाइडिंग लव केयर सिक्योरिटी, ये आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। लव केयर और सिक्योरिटी ये सभी फैमिली करती है। फिर रेगुलेशन है, सोशल कंट्रोल थ्रू नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू सोशल कंट्रोल करती है, सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने का काम आपको फैमिली करती है। अब फैमिली के अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जो छोटी फैमिली होती है, मम्मी पापा और बच्चे, और यही जॉइंट फैमिली जहाँ पे पापा मम्मी बच्चे दादा दादी ये सभी होते हैं, उनको जॉइंट फैमिलीज कहते हैं। अब कुछ फैमिलीज होती है ब्लड से बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, उसमें आती है कंसेंगुइनल, मतलब ब्लड से रिलेटेड हो, जो जैसे आप आपके पापा मम्मी ये सारे। और कुछ होती है एफिनल जो मैरिज से रिलेटेड होती है, मैरिज से जुड़ी होती है, शादी के आधार पर फैमिली बनती है वो। फिर है मैरिज के आधार पर फैमिली कैसी होती है, क्यों कौन सी होती है? सबसे है मोनोगेमस और पॉलीगेमस, मतलब अगर एक शादी आपने की है तो मोनोगेमस फैमिली, एक से ज्यादा की है तो पॉलीगेमस फैमिली। अब रेजिडेंस के आधार पर पेट्रीलोकल और मेट्रीलोकल। मेट्रीलोकल फैमिली वो होती है जहाँ हस्बैंड के घर में वाइफ आके रहती है, ये मेट्रीलोकल के वाइफ के घर में हस्बैंड जाके रहते हैं, ये भी कुछ सोसाइटी में देखा जाता है। फिर है नियोलोकल, मतलब एक नया रेजिडेंस लेते हैं सभी मिलकर। फिर सक्सेशन के आधार पर फैमिली कौन सी होती है? पहला है पेट्रीलिनियल, जहाँ पे मेजर डिसीजन फादर लेते हैं या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी लेती है। तो दूसरा है मेट्रिलिनियल, मतलब जहाँ पर मेजर डिसीजन फीमेल्स लेती हैं, और बायलेटरल दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ फैमिली। अब है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आया फैमिली पे, सब हम देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट टू न्यूक्लियर फैमिलीज। जो पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब वो न्यूक्लियर फैमिलीज पे आ गई, क्योंकि आज के टाइम में सोसाइटी में अगर अर्बनाइजेशन का देखें खासकर, तो अर्बन सोसाइटीज में अर्बन सिटीज में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। जॉइंट फैमिलीज को हैंडल करना अगर अर्निंग आपकी कम है तो बहुत मुश्किल होता है। फिर है राइज टू डुअल इनकम हाउस होल्ड, मतलब जो पहले एक व्यक्ति कमाता था, अब डुअल इनकम हाउस होल्ड वाले लोग बढ़ गए ताकि सोसाइटी के एक्सपेंसेस को मैनेज किया जा सके। जॉइंट फैमिलीज का बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है, बहुत तेजी से कमी आई है। इंक्रीज इंडिविजुअलिज्म, जो पहले सब सोशल ग्रुप हुआ करते थे, अब इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया है, लोग अपने काम से काम रखते हैं। फोकस ऑन एजुकेशन एंड करियर, अब सारे लोग बाग और सभी सोसाइटी आजकल सिर्फ एजुकेशन और करियर पर फोकस करती है ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो पाए। रिडक्शन इन फैमिली साइज, और फैमिली साइज ड्रास्टिकली घटे हैं।
साथ ही साथ अब फेमिनिस्ट मूवमेंट जो वुमेन के राइट्स की बात करता है, उसने क्या इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी पे। तो प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट ने कहीं ना कहीं जेंडर इक्वेलिटी को लेके आया है। पहले जहां वुमेन्स को इन्फीरियर माना जाता था, आज के टाइम में उस नोशन को चेंज किया है इस फेमिनिस्ट मूवमेंट ने। चैलेंजिंग ऑफ पेट्रियार्कल रूल्स, पेट्रियार्कल रूल्स पहले क्या होता था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वही डिसीजन लेती थी और वो डिसीजन मान्य होते थे फैमिली को, उनमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है। रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स राइट, वुमेन्स के राइट का रिकॉग्निशन हुआ है। इनकरेजमेंट ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डोमेस्टिक टास्क, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेस्टिक टास्क में पहले माना जाता था घर का काम तो सिर्फ औरतों का है, उसमें भी चेंजेस आए हैं, अब सब मिल बांट के काम करते हैं। चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ मैरिज एंड पेरेंटिंग, मतलब जो मैरिज है और पेरेंटिंग है, जो पेरेंट्स पहले एक सिंगल मदर के मदर ही बच्चे की केयर करेगी, उन सभी में चेंजेस आए हैं। अगर हम इन सबको कंक्लूड करें तो फैमिली इज एन इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन। फैमिली एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लगभग सभी कल्चर में इवॉल्व हो रही है, एडेप्टिंग टू सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस। अलग अलग चेंजेस ले आ रहे हैं उसमें, सोसाइटी के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग फैमिली फॉर्म्स एंड फंक्शन हेल्प इन ग्रास्पिंग ब्रॉडर सोशल डायनेमिक्स। और अगर जब हम इसके बारे में समझते हैं तो हमें एक ब्रॉडर पिक्चर देखने को मिलती है सोसाइटी के बारे में और सोशल डायनेमिक्स के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं किनशिप क्या होता है, कॉन्सेंगिटी एफिनिटी क्या होता है, क्या प्रिंसिपल होते हैं डिसेंट के, क्या फॉर्म्स होते हैं डिसेंट के, किनशिप टर्मिनोलॉजी, फिर डिसेंट और अलायंस, ये सभी क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज किनशिप। किनशिप रेफर टू सोशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड, मतलब ब्लड के आधार पे आपका रिलेशन या फिर मैरिज के आधार पर, एक अलायंस के आधार पर आपका रिलेशन। तो किनशिप और कुछ नहीं, सिर्फ एक रिलेशनशिप है। अगर वो ब्लड के आधार पे है तो वो कॉन्सेंग्यूनिटी है, और अगर मैरिज के आधार पे तो वो एफिनिटी है। इट शेप सोशल ऑर्गेनाइज रोल इनहेरिटेंस एंड अलायंस, ये शेप करता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, रोल्स को, इनहेरिटेंस को और अलायंस बिल्ड करता है। अब किनशिप के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए। कॉन्सेंग्यूनिटी मतलब ब्लड के आधार पर रिलेशन, और एफिनिटी बेस्ड ऑन मैरिटल टाइज, जैसे वाइफ, फादर इन लॉ। जैसे अगर मान लो दो लोग शादी करेंगे तो उनकी फैमिली भी जुड़ेगी, तो वो एफिनिटी, एफिनल किनशिप है। अब प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट क्या होता है। डिसेंट, सबसे पहले डिसेंट काम करता है हमारा लीनिएज को ट्रेस करना, मतलब हमारे एंसेस्टर कौन थे, मेरे दादाजी, उनके दादाजी, उनके पिताजी, ऐसे। यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड आइडेंटिटी, और किनशिप का मेन पर्पस होता है इनहेरिटेंस को आप पता कर पाए, आप अपनी फैमिली ट्री बना पाए। सक्सेशन क्या होते हैं और क्या आइडेंटिटी है आपकी। टाइप ऑफ डिसेंट, डिसेंट के बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि यूनिलीनियल, मतलब वन पेरेंट ओनली, या तो मदर के साइड से आप लीनियज ट्रेस करेंगे, मम्मी उनकी मम्मी कौन है इस तरह से, या फिर फादर की तरह से आप लीनियज ट्रेस करेंगे कि मेरे पापा, उनके पापा कौन है, ऐसे। बाइलेटरल, बोथ साइड इक्वली, मतलब दोनों तरफ से आप इस तरह का लीनियज देखते हैं। तीसरा है डबल, डिफरेंट रोल फ्रॉम ईच पेरेंट साइड, हर पेरेंट साइड से आप अलग अलग रोल देखते हैं उसमें। ये ज्यादातर वेस्टर्न सोसाइटी में देखा जाता है। और एम्बिलिनियल, चॉइस ऑफ लीनियज फ्रॉम ईदर पेरेंट्स, मतलब किसी भी एक पेरेंट से आप लीनियज देखते हैं और अपने फैमिली ट्री बनाते हैं। अब डिसेंट के अलग अलग फॉर्म होते हैं। सबसे पहला है लीनियज, ट्रेस डिसेंट फ्रॉम अ नॉन एंसेस्टर। तो लीनियज जो सिर्फ नॉन एंसेस्टर से डिसेंट ट्रेस करता है, फैमिली ट्री बनाता है, जिसे मैं जानता हूँ। फिर क्लैन है बिलीफ इन कॉमन एंसेस्टर, मतलब इसकी क्लैन कॉमन एंसेस्टर में बिलीव करता है। जैसे हमारे कोई कहता है हमारे एंसेस्टर क्षत्रिय थे, हमारे एंसेस्टर राजपूत थे, हमारे एंसेस्टर ब्राह्मण थे। फिर फ्रेटरी, यूनियन ऑफ मल्टीपल क्लैन, जब बहुत सारी क्लैन मिलती है तो उसे फ्रेटरी कहते हैं। मोइटी है सोसाइटी स्प्लिट इनटू टू मेजर किन ग्रुप्स, मतलब मोइटी का मतलब होता है सोसाइटी के दो मेजर ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, उसको मोइटी कहते हैं। और किंड्रेड मतलब पर्सनल नेटवर्क ऑफ किन, ईगो सेंटर्ड, इसमें पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ये सभी। अब किनशिप टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है यूज सेपरेट टर्म, एग्जांपल मदर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर। अगर डिस्क्रिप्टिव मतलब वो टर्म्स जिसमें सेपरेटली बात की जाती है कि मदर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर, ये किनशिप टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाती है जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं, लीनियज ट्रेस करते हैं। क्लासिफिकेटरी मतलब ग्रुप मल्टीपल रिलेशन अंडर वन टर्म, एग्जांपल ऑल अंकल्स, सेम टर्म, दिस इज सेम टर्म। फिर डिसेंट और फिलिएशन का में क्या अंतर है या क्या मतलब होता है डिसेंट का। डिसेंट का जैसे हमने देखा, इट इज अ लॉन्ग टर्म लाइन ऑफ एंसेस्ट्री, क्लैन, लीनियज, जो हम हमारी इनहेरिटेंस और एंसेस्ट्री देखने के लिए बनाते हैं। फिलिएशन है डायरेक्ट रिलेशन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब पेरेंट और चाइल्ड में डायरेक्ट क्या रिलेशन है उसे फिलिएशन कहते हैं।
इसमें एक और टर्म आती है कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन, एक्नॉलेजिंग द रोल ऑफ नॉन डिसेंट पेरेंट इन एग्जाम्पल इन पेटर्नल सोसाइटी मदर्स लीनियज मैटर सोशली। मतलब जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है उनसे हमारा क्या रिलेशन है वो देखा जाता है। जैसे कि अगर आपका बेटा है तो मदर्स फैमिली से जो रिलेशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन में आएगा, जबकि बेटे का रिलेशन मदर और फादर से सीधा फिलिएशन में कैलकुलेट होगा या उसमें माना जाएगा। अब डिसेंट और अलायंस में क्या अंतर है? तो डिसेंट थ्योरी ये कहती है, डिसेंट थ्योरी फोकस करती है ऑन हाउ किन ग्रुप रिप्रोड्यूस थ्रू लीनिएज, मतलब किस तरह से डिसेंट ग्रुप रिप्रोड्यूस करते हैं लीनिएज के थ्रू। और अलायंस थ्योरी ये कहती है, अलायंस थ्योरी के मेन प्रोपोनेंट है लेवी स्ट्रॉस, ये कहती है, ये फोकस करती है मैरिज अलायंस बिटवीन ग्रुप किनशिप एंड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या मैरिज अलायंस किस तरह काम करते हैं, किनशिप जो एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो किस तरह काम करता है, ये अलायंस थ्योरी कहती है। तो चलिए अब जानते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका क्या मतलब होता है, क्या स्कोप है, क्या रिलेवेंस है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का, फॉर्मलिस्ट और सब्सटेंटिविस्ट ये क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या प्रिंसिपल है गवर्निंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज के, और इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स। सबसे पहले है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का एंथ्रो में क्या मतलब होता है? तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है ह्यूमन सोसाइटी किस तरह किसी भी रिसोर्स का प्रोडक्शन करती है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है और किस तरह कंजप्शन पैटर्न होते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के। ये फोकस करती है कल्चर पे कि कल्चर कैसे इम्बाइब करता है इकोनॉमी को, सोसाइटी को, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट किस तरह काम करते हैं इन सब में। हालांकि ये सब मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स की तरह काम नहीं करती है लेकिन इनको रिलेट करते हुए चलती है। अब अगर हम देखें स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, क्या स्कोप्स हैं, तो सबसे पहले इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी ये चीज देखती है कि ट्राइब और इंडिजिनस सोसाइटी किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पीजेंट इकोनॉमीज जो एग्रीकल्चर करते हैं वो किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, और कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन आया हमारे देश में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका क्या इम्पैक्ट आया इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में और किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे अफेक्ट हुई। और ये गैप को ब्रिज करता है बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स, क्योंकि और एक होलिस्टिक एनालिसिस करता है। अब हम देखेंगे रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का क्या रिलेवेंस है, क्यों ये जरूरी है? तो सबसे पहले इसमें यह है अंडरस्टैंडिंग अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल, मतलब क्या इकोनॉमिक मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बेहतर हो पाए और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो पाए। पॉलिसी मेकिंग फॉर ट्राइबल वेलफेयर, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज से हम पॉलिसी मेकिंग को और बेहतर बना सकते हैं ट्राइबल वेलफेयर के बारे में। अगर हम जानते हैं कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह रेगुलेट होती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो ट्राइबल पॉलिसी इस तरह बना सकते हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्ट ना हो। स्टडिंग रेजिलेंस ऑफ इंडिजिनस सिस्टम, इंडिजिनस सिस्टम जो है उसमें किस प्रकार के रेजिलेंस आते हैं, किस तरह से हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से हम उनमें बेटर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सभी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी बताती है। एनालाइजिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल इकोनॉमी, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है हमारी होम इकोनॉमी है उस पर ग्लोबलाइजेशन किस तरह इफेक्ट करती है, किस तरह उनके आने वाले इफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे तो इन सब चीजों को प्रिवेंट कर पाएंगे, इनमें सुधार कर पाएंगे और सब कुछ इस तरह से कर पाएंगे कि पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अब कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं जो इकोनॉमी के बारे में अलग अलग अपनी राय देते हैं। उसमें पहला है फॉर्मलिस्ट और दूसरा है सब्सटेंटिविस्ट। फॉर्मलिस्ट व्यू ये कहता है कि इकोनॉमी अप्लाई करती है कंसेप्ट्स को यूटिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट और रैशनैलिटी यूनिवर्सली, मतलब इकोनॉमी जो कंसेप्ट है वो यूटिलिटी पे बेस्ड है, कॉस्ट बेनिफिट पे बेस्ड है और रेशनलिटी मतलब कारणों पे बेस्ड है। इन सब फैक्टर के कारण इकोनॉमी वर्क करती है। इसके की थिंकर थे रेमंड फर्थ। और यही सब्सटेंटिविस्ट कुछ अलग कहते हैं, वो कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ इन्हीं पे निर्भर नहीं करती, वो निर्भर करती है कल्चर पे, फोकस करती है वैल्यूज, किनशिप और रेसिप्रोसिटी, मतलब ये सारे फैक्टर भी इकोनॉमिक एक्टिव को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके की थिंकर है कार्ल पोलिनेल। अब इकोनॉमिक एक्सचेंज के कुछ प्रिंसिपल हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसमें कुछ प्रिंसिपल काम करते हैं, उन रूल्स के आधार पर इकोनॉमिक एक्सचेंज होते हैं। जैसे रेसिप्रोसिटी, मतलब एक्सचेंज बिटवीन सोशल इक्वल, जो सोशली इक्वल है, जिनका इक्वल सोशल स्टेटस है, उनके बीच में इक्वली एक्सचेंज हो तो उसे रेसिप्रोसिटी कहा जाता है। जैसे गिफ्ट गिविंग इन ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप में एक दूसरे ग्रुप एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं,
रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कलेक्शन एंड रीअलोकेशन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, एग्जांपल चीफडम, मतलब सबसे पहले क्या होगा, एक चीफडम होगा, वो कुछ हद तक टैक्स वगैरह कलेक्ट करेगा और उसके हिसाब से फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा उसमें लोगों के वेलफेयर के लिए। तीसरा होता है मार्केट एक्सचेंज, मतलब प्राइस ड्रिवन ट्रेड विथ मनी एंड सप्लाई डिमांड लॉजिक, मतलब कोई कमोडिटी है, कोई चीज है, उसकी प्राइस पहले से डिसाइड होती है मार्केट के बेसिस पे। अगर आपको वो चीज परचेज करनी है या लेनी है तो आप उसका प्री डिसाइडेड प्राइस पे करेंगे और उस चीज को परचेज करेंगे। तो ये मनी और सप्लाई डिमांड के कर्व पे काम करता है। फिर आती है सब्सिस्टेंस बेस्ड कम्युनिटी, मतलब क्या होती है सब्सिस्टेंस बेस्ड कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो पहले हंटिंग और गैदरिंग करती थी, जो शेयर्ड एंड जनरलाइज रेसिप्रोसिटी डोमिनेट, मतलब हंटिंग और गैदरिंग करके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाती थी। और फिर उसमें आती है फिशिंग, सीजनल एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। फिशिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे बार्टर सिस्टम के थ्रू भी रेगुलेट किया जाता है, मतलब अगर आप किसी को कुछ देंगे तो एक्सचेंज में आपको भी उसकी वैल्यू के हिसाब से कुछ मिलेगा। फिर है स्वीटनिंग, स्लैश एंड बर्न, कम्युनल लेबर या फूड रिडिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है पास्चुरलिज्म, मतलब जो हम चरवाहे जो होते हैं जानवरों को चराते हैं, लाइफ स्टॉक बेस्ड वेल्थ है, ब्राइट प्राइस है, ट्रेड नेटवर्क है, इनसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्वाइव करती है, सब्सिस्टेंस करती है। फिर है हॉर्टिकल्चर, मतलब जो हम पेड़ पौधे उगाते हैं या फिर कोई भी फसल उगाते हैं, इसमें जो सरप्लस होता है उसको एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलेट होती है। किन बेस्ड लैंड राइट, मतलब जो लैंड के राइट ट्रांसफर होते हैं। एग्रीकल्चर है प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस इनेबल मार्केट इंटरेक्शन, मतलब जितना भी सरप्लस प्रोडक्शन होगा वो मार्केट में सप्लाई के लिए जाएगा। अब आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजिनस सिस्टम, ये दोनों किस तरह से रिलेटेड हैं, किस तरह से काम करते हैं। मॉडर्न मार्केट इंपैक्ट करते हैं ट्राइबल इकोनॉमी को, किस तरह। सबसे पहले कॉमोडिफिकेशन ऑफ लैंड एंड लेबर, मतलब जो लैंड और लेबर है वो कॉमोडिफाई कर देते हैं, जिससे लेबर, बहुत सारे ट्राइबल इससे डिस्प्लेस होते हैं, लेबर डिग्रेड होती है इससे। फिर लॉस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब जो सेल्फ सफिशिएंट ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी वो क्या करती हैं, अब किसी न किसी के भरोसे जीने लग जाती हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट से हो गया, चाहे लैंड से रिलेटेड हो गया, चाहे ट्राइबल राइट से रिलेटेड हो गया। और बहुत जगह हाइब्रिड सिस्टम काम करता है, मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्न इकोनॉमी को ब्लेंड, ये भी ट्राइबल इकोनॉमीज को बहुत हद तक अफेक्ट करती है। और अगर हम देखें तो हमें इंडिजिनस नॉलेज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना होगा, ताकि ग्लोबलाइजेशन का इस तरह से इम्पैक्ट ना आए कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी बहुत हद तक अफेक्ट हो जाए। अगर आप इसे कंक्लूड करेंगे तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी ये बताती है कि क्या क्या डाइवर्स वे हैं सोसाइटीज को मैनेज करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, और क्या इसेंशियल तरीके हैं फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ट्राइबल वेलफेयर और कल्चर प्रिजर्वेशन, कि हम इस तरह से करें कि सभी सोसाइटीज को, सभी अलग अलग तबके को सोसाइटी का एक साथ लेके चलें और पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन रहे। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सोशल कंट्रोल क्या होता है, बैंड, ट्राइब, चीफडम क्या होते हैं, किंगडम, स्टेट क्या होते हैं, पावर, अथॉरिटी, सोशल कंट्रोल, लॉ एंड जस्टिस, ये सभी क्या होते हैं। एंथ्रो में ये सभी बहुत मायने रखते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक मैकेनिज्म है जिससे सोसाइटी मेंटेन करती है ऑर्डर, डिसीजन लेती है और कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करती है, ताकि सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे और सोसाइटी की कंटिन्यूटी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहे। ये रेंज करती है फ्रॉम सिंपल इगलिटेरियन ग्रुप टू कॉम्प्लेक्स स्टेट, मतलब बहुत जो यहाँ इक्वल सोसाइटी हो वहां से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी तक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हर सोसाइटी में काम करता है। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के होते हैं, जो इन सोसाइटी को रेगुलेट करने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसमें सबसे पहला आता है बैंड। बैंड क्या होते हैं, ये बहुत छोटे ग्रुप होते हैं, किन बेस्ड ग्रुप होते हैं, और इसमें लीडरशिप इनफॉर्मल होती है, कोई फॉर्मल रोल नहीं दिए जाते किसी को, जिसका जो रोल है जो एज पर द सिचुएशन उस तरह रोल डिसाइड होते हैं, और डिसीजन कंसेंसस से होते हैं, मतलब अगर सब सहमत होंगे तभी डिसीजन होंगे। सोशल कंट्रोल होता है थ्रू कस्टम्स, जो कस्टम फॉलो किए जाते हैं उसी कस्टम्स के थ्रू सोशल कंट्रोल किया जाता है, ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे सोसाइटी में। उसके बाद दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आता है ट्राइब। ट्राइब बैंड से बड़ा ग्रुप है, ये भी किनशिप रिलेशनशिप के बेसिस पे ही बनते हैं। इसमें हेडमैन और काउंसिल ऑफ एल्डर होती है, मतलब जो वो लोग जो मिलकर डिसीजन लेते हैं पूरी सोसाइटी के लिए। इसमें भी कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होती, मतलब रोल अगर किसी को मिलेगा तो वो सिचुएशन के हिसाब से मिलेगा। इनफॉर्मल सैंक्शन होते हैं, रिचुअल मेंटेन ऑर्डर, कुछ रिचुअल और कस्टम है इसमें भी, जो क्या करते हैं सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं, उसमें हार्मनी बना के रखते हैं। फिर आता है तीसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चीफडम। चीफडम एक सेंट्रलाइज लीडरशिप है अंडर चीफ, मतलब जहां पहले ट्राइब और बैंड में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जिसको हम चीफ कहते हैं।
ये सोसाइटी में पावर किस हिसाब से बनाया जाता है और ऑफन हेरिडिटरी होती है चीफ की पोस्ट, मतलब उसका बेटा अगला चीफ बनेगा इस तरह से। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स थ्रू द चीफ, जो चीफ होता है वही रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। और सोशल कंट्रोल करता है कस्टमरी लॉ। यहाँ पे सोशल कंट्रोल कस्टम के थ्रू नहीं, लॉज के आधार पे होती है। फिर चौथी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आती है किंगडम। ये और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है पिछली सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ हियरार्की होती है, चीफडम के अलावा भी और सी बहुत सी पोस्टें होती हैं। जो किंग है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है, यहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, आर्मीज मेंटेन की जाती है, रिटर्न लॉज होते हैं। और यहाँ पे जुडिशरी, जो जस्टिस दिलाने के लिए जुडिशियल सिस्टम होते हैं, और एनफोर्समेंट भी होते हैं उन लॉ को लागू करवाने के लिए। फिर आती है अगली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट। ये इन सभी सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, मिलिट्री होती है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को और पब्लिक ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। एनफोर्स लॉ होते हैं, कोडिफाइड जस्टिस होता है, पेनल्टीज होती हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो और सोसाइटी अच्छे से चल पाए। अगर पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में हम डिफरेंस देखें कि ये क्या चीजें हैं, तो पावर वो है कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर, मतलब अगर आपकी एबिलिटी है कि आप किसी के बिहेवियर को या किसी के भी एक्शन को रेगुलेट कर पाए या कंट्रोल कर पाए, तो इसे पावर कहते हैं। वहीं अथॉरिटी पावर से अलग है। अथॉरिटी का मतलब होता है एक्सेप्टेड पावर बेस्ड ऑन रोल एंड ट्रेडिशन, मतलब अगर कोई पावर आपकी एक्सेप्ट कर ले और इट इज बेस्ड ऑन सम रूल, तो इसको अथॉरिटी कहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक चालान, जब ट्रैफिक हवलदार आपका चालान काटता है तो ये उसकी अथॉरिटी है, ये काट सकता है। लेजिटिमेसी मतलब राइटफुलनेस ऑफ रूल एक्सेप्टेड बाय पीपल, मतलब कुछ इस तरह के रूल्स जो लेजिटिमेट हो, जो पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हेलमेट सिक्योरिटी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और इस पे गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, तो गवर्नमेंट की वो लेजिटिमेट पावर है और लेजिटिमेसी है कि वो इस तरह के रूल लाएं जो पूरी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल। इसके और कुछ एग्जांपल आप समझना चाहें तो ट्राइबल एल्डर हैज अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी नॉट जस्ट पावर, कि जो ट्राइबल एल्डर्स होते हैं उनके पास लेजिटिमेसी भी होती है, अथॉरिटी भी होती है, पावर तो उनके साथ साथ चलता है। अब अगर सोशल कंट्रोल को समझें हम कि सिंपल सोसाइटी में सोशल कंट्रोल कैसे आता है, सबसे पहले तो सोशल कंट्रोल करना जरूरी इसलिए है ताकि कोई भी पब्लिक में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, हार्मनी बनी रहे। तो सोशल कंट्रोल सिंपल सोसाइटी में बहुत तरीके से होता है, जैसे कि गॉसिप, रेडिकल, टैबूज। ये भी क्या करते हैं, सोसाइटी में बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। इनसे डरकर भी लोग बाग अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। अगला तरीका है रिचुअल और सुपर नेचुरल बिलीफ, कि मतलब भगवान के रहने से, मतलब ये बिलीफ है कि भगवान अगर है तो वो हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमें कर्म का फल मिलेगा, तो दिस इज अ टैबू, दिस इज अ सुपर नेचुरल बिलीफ। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन एंड किन प्रेशर, मतलब कुछ पब्लिक ओपिनियन भी इन चीजों को शेप करते हैं, किन प्रेशर शेप करता है पब्लिक, लोग क्या कहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो सोशल कंट्रोल करती है सिंपल सोसाइटीज में, और इनका एम ये होता है कि हार्मनी मेंटेन रखें और फॉर्मल लॉज को, बिना फॉर्मल लॉज के भी हार्मनी मेंटेन की जा सके, क्योंकि लॉज जब आते हैं तो उस केस में इन्फोर्समेंट भी करना होता है। इसलिए अगर जब खुद लोग अपना रेगुलेट कर लेंगे बिहेवियर, तो लॉज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे हम देखें लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटी, मतलब अगर सिंपल सोसाइटी में लॉ एंड जस्टिस किस तरह काम करता है। देखो, सिंपल सोसाइटी में कोई रिटन लॉज नहीं होते, हाँ, लेकिन कस्टमरी नॉर्म्स होते हैं, मतलब जो प्रथा चली आ रही है उसी को आपको फॉलो करना है। ऑफेंसेस आर रिजॉल्व थ्रू, जो भी कोई अगर कुछ गलती करे या कोई क्राइम करे तो उसको रिजॉल्व किया जाता है मीडिएशन बाय एल्डर्स, मतलब एल्डर्स आके उन्हें समझाएंगे, उनके बीच में मीडिएट करेंगे और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। कंपनसेशन और अपोलॉजी, माफी मांगी जाती है या फिर कंपनसेशन का प्रावधान है वहाँ पे। रिचुअल रिकंसिलेशन, कुछ रिचुअल्स भी हैं जो इन चीजों को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे फोकस होता है बैलेंस रिस्टोर करना, नहीं पनिशमेंट। जैसे कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे डिबेट हैं कि हमारा जो प्रेजेंट की कानून व्यवस्था है वो पनिशमेंट में ज्यादा फोकस करती है रादर देन सोसाइटी को सुधारे, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। सिंपल सोसाइटी में पनिशमेंट बहुत कम फोकस होता था और फोकस होता था बैलेंस बनाना। इन सबको अगर कंक्लूड करें तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इवॉल्व फ्रॉम हैंड्स ऑफ स्टेट, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्टेट से ही निकले हैं जो अलग अलग जगह काम करते हैं। सोशल कंट्रोल वेरी करता है कस्टम्स से लेके कॉडिफाइड लॉ, मतलब कस्टम्स भी सोशल कंट्रोल करते हैं और लॉज भी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड गवर्नेंस, जब इन सबको हम समझेंगे तो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन समझने में आसानी होगी, लॉ और गवर्नेंस समझने में आसानी होगी और उनके लिए पॉलिसी बनाना और आसान हो जाएगा, और इस तरह हो जाएगा कि पब्लिक ऑर्डर को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो।
तो चलिए अब जानते हैं रिलीजन के बारे में। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच क्या है रिलीजन से रिलेटेड, मोनोथिज्म क्या होते हैं, पॉलीथिज्म क्या होते हैं, क्या होता है सेक्रेड एंड प्रोफेन, मिथ और रिचुअल में क्या अंतर है, क्या अंतर है रिलीजन, मैजिक और साइंस में, ये सभी हम समझेंगे। सबसे पहला है रिलीजन। तो रिलीजन एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया जाता है, जज नहीं किया जाता। मतलब हम किसी भी रिलीजन को देखकर ये नहीं कह सकते ये रिलीजन अच्छा है या बुरा है। हाँ, हम उसे स्टडी करते हैं, हर रिलीजन के अपने फायदे और नुकसान पढ़ते हैं और उसे समझाते हैं और एंथ्रो के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। रिलीजन को अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट बताते हैं कि किस तरह ट्राइबल सोसाइटी में ये रिलीजन काम करता है, किस तरह हेल्प करता है उनके एवोल्यूशन में और किस तरह वो चेंजेस लेके आया। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टू रिलीजन अगर हम समझे तो इसमें 3 मेजर अप्रोच है रिलीजन को स्टडी करने के लिए। पहली है इवोल्यूशनरी। इसमें इवोल्यूशनरी अप्रोच ये बताती है कि रिलीजन इवॉल्व हुआ है स्टेजेस में। मतलब एनिमिज्म, उसके बाद आया पॉलीथिज्म, उसके बाद आया मोनोथिज्म। एनिमिज्म मतलब एनिमिज्म एक अर्ली स्टेज है जो ये मानती है कि लिविंग और नॉन लिविंग हर ऑर्गेनिज्म में सोल होती है और उसको पूजा जाता है। फिर अगली स्टेज में आया पॉलीथिज्म, मतलब मल्टीपल गॉड्स को पूजा जाता था। और फिर उसके बाद इवॉल्व हुआ मोनोथिज्म के सिंगल गॉड में बिलीव करने लगे। हालांकि भारत में ऐसे कई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं जो मल्टीपल गॉड्स को भी वर्शिप करते हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं जो सिंगल गॉड को वर्शिप करते हैं। दूसरी अप्रोच थी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल अप्रोच हेल्प करती है रिलीजन को अंडरस्टैंड करने में कि रिलीजन डील करता है एंजाइटी और अनसर्टेनिटी। मतलब ये तब इवॉल्व होता है जब लोग बहुत एंशियस हो, बहुत अनसर्टेनिटी हो उनकी लाइफ में, तो रिलीजन उनको एक तरह से गाइडेंस का काम करता है। तीसरा है फंक्शनल। ये अप्रोच ये बताती है कि रिलीजन मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर को और प्रोवाइड करता है मॉरल गाइडेंस। मतलब सोसाइटी में अगर कहीं ना कहीं बिना लॉस के अगर कुछ चीजें मेंटेन है तो वो काम रिलीजन का है, रिलीजन ऐसा करता है। आगे हम कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, मोनोथिज्म वर्सेस पॉलीथिज्म, ये दोनों क्या होते हैं। रिलीजियस बिलीफ के 2 कंसेप्ट होते हैं, पहला मोनोथिज्म, दूसरा पॉलीथिज्म। मोनोथिज्म ये कहता है कि बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड। कुछ धर्म भारत में ऐसे हैं या दुनिया में ऐसे हैं, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, जो सिंगल गॉड में बिलीव करते हैं, मल्टीपल गॉड्स में नहीं करते। वही पॉलीथिज्म की फिलोसॉफी कहती है कि मल्टीपल गॉड्स में बिलीफ रखना। जैसे हिंदुइज्म, एंशिएंट ग्रीक रिलीजन में होता है कि मतलब आप एक से ज्यादा गॉड में बिलीव करते हैं और उनको वर्शिप करते हैं। फिर सेक्रेड और प्रोफेन का क्या मतलब होता है, तो डुर्केम एक सोशियोलॉजिस्ट है, ये कहते हैं कि सेक्रेड का मतलब ये होता है होली, डिवाइन, सेट अपार्ट। मतलब वो पार्ट जो रिलीजियस पार्ट है उसको सेक्रेड में काउंट किया जाता है और वो जो ऑर्डिनरी हो, एवरीडे लाइफ में यूज करते हो, उसको प्रोफेन में यूज किया जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जैसे वाटर है, अगर आप किसी नल से पानी पिएंगे तो ये एक प्रोफेन एक्टिविटी है। किसी नल से आपका पानी पीना एक प्रोफेन एक्टिविटी है, लेकिन अगर वही पानी को अगर आप किसी पूजा पाठ में यूज करेंगे तो ये एक सेक्रेड एक्टिविटी है। मतलब हर रिलीजियस पार्ट सेक्रेड का पार्ट होता है और हर नॉन रिलीजियस पार्ट प्रोफेन के अंदर काउंट होता है। अब मिथ और रिलीजन में क्या अंतर है। सबसे पहले मिथ आर सेक्रेड स्टोरी एक्सप्लेनिंग ओरिजिन एंड बिलीफ। मतलब मिथ एक ऐसी धार्मिक और पवित्र स्टोरियां हैं, कहानी है जो एक्सप्लेन करती है किसी भी बिलीफ का ओरिजिन कैसे हुआ या किसी भी धारणा का कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये मिथ उनको सपोर्ट करता है। रिचुअल क्या होते हैं, रिचुअल आर सिंबॉलिक एक्ट, और रिचुअल एक तरह से एक्ट है सिंबॉलिक जो रीइंफोर्स करता है बिलीफ को। जैसे फेस्टिवल और प्रेयर, अगर आप कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो ये रिचुअल है, अगर आप प्रेयर करते हैं तो ये रिचुअल है। और वो फेस्टिवल आप क्यों मनाते हैं उसका अगर आप ओरिजिन की स्टोरी समझेंगे तो वो मिथ है। अब फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल और पीजेंट सोसाइटी। पीजेंट और ट्राइबल सोसाइटी में किस टाइप के, किस फॉर्म्स के रिलीजन होते हैं उसे समझते हैं। सबसे पहला इसमें है एनिमिज्म। एनिमिज्म वो फिलोसॉफी है जो बिलीव करती है कि दुनिया में हर कण में स्पिरिट होती है, सोल होती है, हर कण में आत्मा है और वो उन्हें पूजते भी हैं। दूसरा है एनिमेटिज्म, मतलब बिलीफ इन इंपीरियल सुपर नेचुरल पावर। एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो हर चीज गाइड करती है, हर चीज कंट्रोल करती है, जो दिखाई नहीं देती, छू नहीं सकते आप जिसे। फिर है फेटिज्म। मतलब फेटिज्म का मतलब है बिलीफ इन मैजिकल ऑब्जेक्ट। कुछ मैजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपकी सारी डेली एक्टिविटीज को या आपकी लाइफ को रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा है नेचुरलिज्म, वर्शिप ऑफ नेचुरल एलिमेंट, जैसे सन को पूजना, रेन को पूजना, नदी को पूजना, नेचुरल एलिमेंट को अगर आप पूछते हैं तो वो नेचुरलिज्म का पार्ट होते हैं।
टोटेमिज्म, बिलीफ इन सिंबॉलिक एंसेस्ट्रल स्पिरिट ऑफ एन एनिमल, मतलब कोई हमारी एंसेस्टर की स्पिरिट किसी एनिमल में है या फिर कोई स्पिरिट इन सब चीजों को गाइड कर रही है, अगर इसमें अगर बिलीव हो तो उसे कहते हैं टोटेमिज्म। अब रिलीजन, मैजिक और साइंस में क्या अंतर है? सबसे पहले आता है रिलीजन। तो रिलीजन एक कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम है जो फोकस करता है वर्शिप और एथिक्स में, मतलब आप पूजा करते हैं किसी की, किसी बिलीफ के तहत आप किसी गॉड को वर्शिप करते हैं, तो ये आपका रिलीजन है। दूसरा मैजिक, मैजिक एक मैनिपुलेटिव एंड इंडिविजुअल बेस्ड एक्टिविटी है, मतलब बहुत बार मैजिक में तोड़ मरोड़ के भी दिखाया जाता है चीजों को, और हाथ की सफाई कहते हैं एक तरह से मैजिक को। तो मैनिपुलेटिव है और इंडिविजुअल बेस्ड है, मतलब मैं मैजिशियन हो सकता हूँ, रिलीजियस भी हो सकता हूँ, मैजिशियन भी हो सकता हूँ, लेकिन मैजिशियन हर कोई नहीं हो सकता। साइंस की बात करें तो साइंस एक एम्पिरिकल एंड टेस्टेबल नॉलेज है, मतलब जब आप किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं किसी चीज से, तो वहां साइंस रोल प्ले करती है। ईच एक्सप्लेन द अननोन डिफरेंटली, और हर चीज किसी कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से समझाती है। अब मैजिक और रिलीजियस फंक्शनलिटीज क्या होती है कि रिलीजियस फिगर इन ट्राइबल सोसाइटी इंक्लूड, मतलब ट्राइबल सोसाइटी में कुछ रिलीजियस फिगर हैं जो इन मैजिक और रिलीजियस एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, खुद करते हैं। सबसे पहला है प्रीस्ट। प्रीस्ट वो व्यक्ति होता है जो परफॉर्म करता है रिचुअल को और ऑर्गेनाइज करता है, एक ऑर्गेनाइज पार्ट होता है रिलीजन का। शर्मन, शर्मन वो होता है जो कनेक्ट करता है विद स्पिरिट एंड ट्रेंस एंड स्टेट, जो अलग अलग आत्माओं से कनेक्ट करता है और उनके सॉल्यूशन बताता है किसी प्रॉब्लम का। मेडिसिन मैन वो जो कंबाइन करता है हर्बल नॉलेज विद स्पिरिचुअल हीलिंग, मतलब स्पिरिचुअल हीलिंग को तो लेके चलता है, साथ साथ हर्बल नॉलेज को भी लेके आता है, जिससे किसी भी बॉडी की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे, चाहे वो डिजीज हो या कोई भी समस्या हो। अगर हम इन सबको समराइज करेंगे तो रिलीजन इज मोर देन जस्ट बिलीफ, इट इज अ कल्चरल सिस्टम। रिलीजियस सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, एक कल्चरल सिस्टम है जो जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होता रहता है। एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करती है अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन एवरीवेयर सर्च फॉर मीनिंग थ्रू गॉड, स्पिरिट एंड रिचुअल। और एंथ्रोपोलॉजी हमें इस बात को समझने में बहुत हेल्प करती है कि किस तरह गॉड, स्पिरिट और रिचुअल इवॉल्व हुए, किस तरह उन्होंने ह्यूमन कल्चर को शेप किया और किस तरह ह्यूमंस के अंदर वो सारे बिलीफ और सारे टैबूज आए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज हैं जो अपने अपने तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन को समझाती है, ह्यूमन के कल्चर में चेंजेस समझाती है और ह्यूमन के हैबिट्स के चेंजेस समझाती है, जैसे कि क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, न्यू इवोल्यूशनिज्म, कॉग्निटिव थ्योरी एक्सेट्रा। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं क्या होती है थ्योरीज। फ्रॉम स्टडिंग बोन टू बिलीफ, एंथ्रोपोलॉजी इवॉल्व थ्रू मेनी थ्योरीज, मतलब आप जब एंथ्रो में बोन की भी स्टडी करते हैं और बिलीफ की भी स्टडी करते हैं, और एंथ्रो आगे से आगे इवॉल्व होती जा रही, हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें और एडवांसमेंट आए। लेट्स एक्सप्लोर द की एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है जो एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन इवोल्यूशन को समझाती है। सबसे पहला इसमें है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, मतलब ये बिलीव करता है सोसाइटी इवॉल्व इन वन लाइन फ्रॉम प्रिमिटिव टू सिविलाइज्ड, मतलब सोसाइटी का इवॉल्व होने की कुछ स्टेजेस थी जो शुरुआत से अंत तक अपनी सीरीज से चली। इसके कुछ प्रोपोनेंट है जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म को आगे बढ़ाते हैं, जैसे E.B. टेलर। ये कहते हैं कल्चर इवॉल्व हुआ जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं, मतलब जिस तरह ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे एडेप्शन के हिसाब से उनके बॉडी में चेंजेस आए, उसी तरह कल्चर का भी इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद आए लेविस हेनरी मॉर्गन। मॉर्गन ने बताया कि इवोल्यूशन की कुछ स्टेजेस थी, जैसे सेवेगरी, बार्बेरिज्म, सिविलाइजेशन। इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया कि सेवेगरी क्या होती है, ये होता है अर्ली स्टेज जहाँ पे लोग हंटिंग और गैदरिंग करके सर्वाइव करते थे। फिर आया बार्बेरिज्म, मतलब ये मिडिल स्टेज आई जहाँ पे एग्रीकल्चर और सेटलमेंट बढ़े। फिर आया आगे चल के सिविलाइजेशन, जो हाईएस्ट स्टेज है जहाँ सिटी आई, राइटिंग आई, स्टेट आए, लॉ आए। उसके अलावा क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के एक और प्रोपोनेंट है जेम्स फ्रेजर, जिन्होंने बताया मैजिक, शुरू में मैजिक बहुत ज्यादा सोसाइटी में चलता था, फिर रिलीजन आया और फिर साइंस आई। अगला स्कूल ऑफ थॉट या अगली थ्योरी है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था बॉस। ये कहते थे एवरी कल्चर इज यूनिक एंड शेप्ड बाय इट्स ओन हिस्ट्री, मतलब हर कल्चर का यूनिकनेस होता है अपना, और वो अपनी हिस्ट्री जो पहले उनमें कल्चर में हुआ करता था उसके कारण उसमें चेंजेस आते हैं, उसके कारण उसमें शेप आते हैं। इसी में एक कंसेप्ट है डिफ्यूजनिज्म। डिफ्यूजनिज्म में अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग कंसेप्ट दिए जाते हैं, जैसे ब्रिटिश
कंसेप्शन इसमें क्या है कि कल्चरल स्प्रेड हुआ इजिप्ट से, मतलब इजिप्ट एक वो जगह है जो कल्चर का नर्व सेंटर माना जाता है और वहां से अलग अलग जगह कल्चर स्प्रेड हुआ। जर्मन थॉट अलग कहते हैं, जर्मन थॉट कहते हैं मल्टीपल कल्चर सेंटर्स थे, सिर्फ एक नहीं था, और वहां से अलग अलग जगह ये स्प्रेड हुआ। अमेरिकन थॉट ये कहता है कल्चर ट्रेड स्प्रेड रीजनली ओवर टाइम, के कल्चरल अपने अपने रीजनल एरिया में डेवलप हुआ और अलग अलग जगह समय के साथ ट्रांसमिट होता गया। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है। अब तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म ये कहता है, इसके की प्रोपोनेंट है मेलिनोस्की। मेलिनोस्की कहते हैं कल्चर एग्जिस्ट टू मीट ह्यूमन नीड, मतलब कल्चर इस कारण से आया ताकि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल किया जा सके, और उसी से मैच करता हुआ कल्चर बना और आज हम उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखते हैं। दूसरा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इसके की प्रोपोनेंट थे रेडक्लिफ ब्राउन। इनका कहना है सोसाइटी एक सिस्टम है, एवरी पार्ट इज अ फंक्शन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, और हर पार्ट एक फंक्शन प्ले करता है ताकि सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, सोसाइटी में हार्मनी रहे। उसके बाद आया स्ट्रक्चरलिज्म। क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस ये कहते हैं कि ह्यूमन माइंड थिंक इन बाइनरीज, ह्यूमन माइंड हमेशा दो चीजें सोचता है एक बार में जो एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे कि लाइफ डेथ, अच्छा बुरा, गुड एविल, और मिथ रिफ्लेक्ट दी स्ट्रक्चर। कुछ मिथ जो हैं इस स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, एविडेंस भी देते हैं इसका। उसके बाद एक और प्रोपोनेंट है एडमंड लीच, वो कहते हैं यूज स्ट्रक्चरलिज्म टू एनालाइज किनशिप एंड रिचुअल। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म को किनशिप और रिचुअल को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। फिर जो स्कूल ऑफ थॉट आया वो था कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल। ये कहता है कि कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से लिंक्ड है। रुथ बेनेडिक्ट इसके प्रोपोनेंट है, वो कहते हैं पैटर्न ऑफ कल्चर जो है ये शेप करते हैं पर्सनैलिटी को, मतलब जो आपका कल्चर होगा उसी हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होगी और वही आपके बिहेवियर में नजर आएगा। और भी इसके प्रोपोनेंट थे जैसे मार्गरेट मीड, वो कहते हैं एडोलेसेंस, इन्होंने जो समूह में स्टडी की उसके आधार पर वो भी इसी चीज को बताते हैं कि कल्चर साइकोलॉजी से लिंक्ड है। इसके अलावा इसके और प्रोपोनेंट है जैसे रैल्फ लिंटन, अब्राहम कार्डिनर, कोराडू बॉयस, ये सभी कहते हैं स्टडी बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कल्चर, कि जो बेसिक पर्सनैलिटी किसी व्यक्ति की होती है वो कल्चर के कारण आती है, कल्चर ही उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो स्कूल ऑफ थॉट आया वो था न्यू इवोल्यूशनिज्म। जो न्यू इवोल्यूशनिज्म है ये क्या करता है, पुराने आइडियाज को साइंटिफिक मेथड के साथ जोड़कर इवोल्यूशन को समझाता है। इसके कुछ प्रोपोनेंट है जैसे कि वी गॉर्डन चिल्डे, लेस्ले वाइट, जूलियन स्टीवर्ट एंड सैलिसन सर्विस। इसमें वी गॉर्डन चिल्डे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ड्राइव इवोल्यूशन। इनका कहना है कि जितने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए उसने इवोल्यूशन को आगे बढ़ाया, आगे लेकर चला। लेस्ले वाइट ये कहते हैं कि कल्चर क्या है, इज अ पोर्शन जहां एनर्जी और टेक्नोलॉजी दोनों काम करती है। जूलियन स्टीवर्ट कहते हैं कल्चरल इकोलॉजी और इन्वायरमेंट ये शेप करते हैं कल्चर को। सैलिसन सर्विस कहते हैं कि इवोल्यूशन की स्टेजेस हैं, जैसे सबसे पहले बैंड आई, फिर ट्राइब आई, फिर चीफडम आए और फिर स्टेट आए। इन्हीं स्टेजेस में आखिरकार किसी कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, किसी सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ और इसी तरह ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। अगला स्कूल ऑफ थॉट आया कल्चरल मटेरियलिज्म। इसमें इसके कुछ प्रोपोनेंट थे जैसे मार्विन हैरिस। इनका कहना है कि मटेरियल नीड जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इसने कल्चर को शेप किया। मतलब जब आपको फूड की जरूरत पड़ी तो आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जो आपके कल्चर में इम्बाइब हो गई, जब आपको शेल्टर की जरूरत पड़ी तो आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी कि आपका कल्चर शेप हुआ। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऐसी थी जिसने आइडियोलॉजी को डिटरमाइन किया। उसके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट आया वो था सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी। इसके कुछ प्रोपोनेंट थे जैसे विक्टर टर्नर, डेविड स्किंडर, क्लिफोर्ड गोएट्से। यही कहते हैं, इसमें विक्टर टर्नर का ये कहना है ही स्टडीड रिचुअल एंड सिंबल्स। इन्होंने रिचुअल और सिंबल्स को स्टडी किया और ह्यूमन इवोल्यूशन को समझाया। डेविड स्किंडर ने सिंबल का इंपॉर्टेंस बताया किनशिप में और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। क्लिफोर्ड गेट्स इन्होंने बताया कल्चर इज अ वेब ऑफ मीनिंग, डीप इंटरप्रिटेशन की। मतलब अगर कल्चर को आप समझेंगे उसमें बहुत सारा वेब है जो अलग अलग मतलब समझाते हैं और उनका समझना आपको कल्चर और ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट आया वो था कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। मतलब इसमें एडवर्ड टेलर जो इसके प्रोपोनेंट थे और हेरोल्ड कोकलिन ये कहते हैं, इन्होंने स्टडी करी मेंटल इवोल्यूशन की, इट वॉज अर्ली फॉर्म। और साथ साथ ये भी बताया कि स्टडी हाउ लोकल पीपल क्लासीफाई प्लांट एनिमल, मतलब किस तरह से लोकल पीपल क्लासीफाई करते हैं प्लांट एनिमल्स को अपनी भाषा में, और इन सब ने भी इवोल्यूशन में किस प्रकार हेल्प की।
फिर सबसे आखिर में जो स्कूल ऑफ थॉट आया वो था पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। इसका ये मतलब था कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट चैलेंज करते थे ऑब्जेक्टिविटी को, इनका ये कहना था कि एंथ्रोपोलॉजी बायस्ड है, कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजिकल जो एविडेंस है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को या ह्यूमन इवोल्यूशन को ट्रूली नहीं समझाते। मतलब जो कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्चर अगर फील्ड वर्क करता है तो उसमें अपनी बायसनेस ऐड करता है, उस कारण से मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ते हैं। ये फोकस करता है रिफ्लेक्सिविटी, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्या रोल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अपनाने चाहिए कि इस तरह की ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके, साथ साथ बायसनेस को कम किया जा सके। अगर हम इन सभी थ्योरीज को समराइज करेंगे तो फ्रॉम इवोल्यूशन टू सिंबलिज्म, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफर डाइवर्स लेंस टू स्टडी ह्यूमन लाइफ। ये सभी थ्योरीज ह्यूमन लाइफ को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है, और जैसे मैंने पहले ही बताया, हमें ह्यूमन इवोल्यूशन को बैकग्राउंड में लेके चलना होगा ताकि कोई भी थ्योरी या कोई भी चीज हमें बोरिंग ना लगे। जब हम किसी चीज को लिंक कर पाते हैं उस केस में समझना भी बड़ा आसान होता है, याद रखना भी बड़ा आसान होता है।